अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन, एक नए हफ्ते के साथ करते हैं अपने नए दिन का आगाज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम नई बात भी करेंगे, 2 दिनों में जो कुछ हो गया वो बात भी करेंगे। नया क्या, पुराना क्या, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये सब बताएंगे। आज की बात होगी सबसे पहले, आज क्या दिन है, आज किसको याद करने का दिन है। आज़ादी का सिपाही, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के सिपाही शहीद बुरहान वानी को आज याद करने का दिन है। किस तरह उन्होंने मुजाहमत की, एक पूरी फौज से टक्कर लेने की बात की, पूरी कौम को मोटिवेट करने की बात की। आज उनकी 3री बरसी है, वादी भर में हड़ताल है। यही बात इसको साबित करती है कि वो हीरो जब तक मकबूजा वादी में आज़ादी की खुशबू नहीं फैलेगी, याद उसको किया जाता रहेगा, फॉलो किया जाता रहेगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आज क्या होगा, कुछ इसकी बात भी करते हैं, इसके अलावा भी करते हैं। बुरहान वानी को याद करने के अलावा आज एक और अहम मामला भी है जनाब। शहबाज शरीफ को आज अदालत में पेश होना है, एहतिसाब अदालत में उनकी पेशी, इस पर आपको अपडेट रखेंगे। कल क्या हुआ, कल आपको थोड़ा सा गुस्सा आया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के यानी कि सरफराज, इनकी भी वापसी हो गई। ठीक है, वर्ल्ड कप में हम सरफराज ना हुए तो क्या हुआ, इसी नाम के साथ इसी काम के साथ वापस तो आ गए। उन्होंने भारत के साथ अच्छा नहीं खेली हमारी टीम, इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। इख्तलाफात हैं, झगड़े हैं, इन सारी बातों की उन्होंने तरदीद कर दी और ये भी उन्होंने साथ में बताया कि कैप्टन तो मैं ही हूँ। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कैप्टन मैं हूँ, जब तक मुझे कोई कहेगा नहीं मैं ये कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और एक और मामला उसका जिक्र भी करते हैं, साथ ही हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आज का नया दिन है कैसा, यानी आज के की पॉइंट्स हैं क्या। लेकिन जरा जिक्र कर लेते हैं मैच के बाद, यानी खेल के मैदान के बाद, कराची के ताजिर एक्शन कमेटी का, जिसकी तरफ से आज से 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया गया। यानी एक बार फिर हड़ताल की बात की जा रही है और गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद ये हड़ताल मौखर होगी। मौखर हुई ये तो कहा गया, लेकिन ये ख़त्म हुई है ये नहीं कहा गया। इससे पहले उन्होंने डेडलाइन दी थी और उनके जो मुतालिबात हैं वो मान लिए गए, इस दिन में कुछ कर लिया गया तो फिर आगे हड़ताल नहीं होगी, ऐसा क्लियर होगा। अच्छा, एक जानिब तो ये हुआ और दूसरी तरफ ये हुआ कि मुल्क की सारी ही ताजिर तंजीमें लाहौर में बैठी, इनकी बैठक लगी, बजट और टैक्सों की भरमार की इन्होंने बात की। मुश्तरका ये इजलास था और इसमें 13 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल करेंगे ऐसा फैसला किया गया। तो ये 2 तरफ के ताजिरों की हमने आपको बात बताई। अब जरा हम आपको उस मंसूबे के बारे में बताते हैं कि जो तकमील तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पेशावर मेट्रो बस, ये मंसूबा खट्टक साहब के वक्त में ये शुरू हुआ, वो सूबा छोड़ गए, दूसरी वजारत को पहुंच गए, उनका मरकज़ में पहुंच गए, लेकिन हुआ क्या भाई, मुकम्मल नहीं हो सका अब तक ये मंसूबा। और देखिए तो सही, अब इसमें नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। तकमील तो खाक होगी क्या, डेडलाइन 5 बार बढ़ाई जा चुकी है। अब ज़रा ये देखिए कि होता क्या है ना, अब इस बार ये हुआ है, अब की बार ये हुआ है कि शोभा बाज़ार एक ऐसा मकाम है कि जहाँ से जो इसका ट्रैक है, जो पुल का हिस्सा है, यहाँ पर जो गाड़ी गुजर रही थी और जो क्रेन नीचे खड़ी थी उन पर 25 लोहे की प्लेट्स आके गिर गई। कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन बीआरटी क्रेन थी ये, इसको ज़रूर नुकसान पहुंचा, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। देख सकते हैं आप किस कदर नुकसान पहुंचा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एक स्टार की जिनकी तबीयत ख़राब हुई और अब वो तेज़ी के साथ में बेहतर भी होती जा रही है। बीआरटी मंसूबा हो गया जी। अब हम अली नूर की बात कर रहे हैं। अली नूर हेपेटाइटिस ए उनको डायग्नोस हुआ, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके फैंस सभी के सभी परेशान हो गए और ये कहा जा रहा था कि उनको शायद लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। लेकिन अब उनके भाई अली हमज़ा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अली नूर की सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई है, ये खुशखबरी है। साथ ही साथ उन्होंने फैंस से कहा कि अब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं, अब उनको खून के अतियात की ज़रूरत नहीं। तो ये जल्द वापस आए। सारे के सारे फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस ने यही दुआ की। ये तो ज़बरदस्त आपने आखिरी जो बात की है ना किरण, स्पेशली अली नूर की सेहत से मुतालिक, हमने उस दिन भी इस पर जिक्र किया था और कहा था कि उनकी हेल्थ से मुतालिक हम बेस्ट विशेस कहते हैं। क्विकली बढ़ते हैं नए दिन की टॉप स्टोरीज की जानिब, उसके बाद पहले मौजू की तरफ हमें बढ़ना है, वक्त बड़ा कम है हमारे पास। पानी के बहरान का शिकार कराची, पानी की तलाश के बायस धंसने लगा। शहर में तेजी से होने वाली बोरिंग खतरे की अलामत, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम रह गई, सिंक होल्स बनने का खदशा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की चालान मुहिम, मकामी हेलमेट बनाने वालों के वारे न्यारे, 10 दिनों में 10 से 12 करोड़ के हेलमेट फरोख्त।
दुखी इंसानियत के मददगार बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईधी को बिछड़े 3 बरस बीत गए। अब्दुलसत्तार ईधी चले गए लेकिन इंसानियत की खिदमत का सफर ईधी फाउंडेशन के जेर साया आज भी जारी। औलियाए कराम की सरजमीन मुल्तान, हजारों साल पुरानी सकाफत का मस्कन। कौन कौन से तारीखी मकामात और मज़ारात हैं शहर की पहचान, बताएंगे कुछ देर बाद। अचानक गुस्सा आ जाना, किसी पर चिल्लाना, भड़ास निकालना जहनी तनाव की अलामात। दुनिया में हर तीसरा शख्स जहनी तनाव के बाइस परेशान। इस मसले से कैसे छुटकारा हासिल करें, जानिए कुछ देर बाद। नन्हे हाथों में औजार नहीं, कलम। मजदूर बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का मिशन। कराची के फलाही इदारे में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाने लगा। पाकिस्तानी विमेन फुटबॉलर हाजिरा खान की धूम, दुनिया के तवील तरीन दौरानिये के मैच खेलने और 6 गोल करने का एजाज हासिल कर लिया। रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस देने वाली हाजिरा खान से मिलिए प्रोग्राम नया दिन में। 7,000 फीट की ऊंचाई पर भी होगी इंटरनेट तक रसाई। पाकिस्तानी माउंटेनियर साद मोहम्मद बुलंद चोटियां सर करने के लिए तैयार। मुनफरद ट्रैकिंग डिवाइस की हमरा बुलंद चोटियों से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। साद के मिशन का अहवाल जानिए कुछ देर बाद। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे भारत का, यहां पर डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दिया गया 20 साल नौजवान तदफीन के आखिरी लम्हात में जिंदा हो गया। खुदा का शुक्र है तदफीन के मराहिल में हुआ, तदफीन के बाद ऐसा ना हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लखनऊ में मोहम्मद फुरकान को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है इनकी तो डेथ हो गई है। ज़रूरी कार्रवाई के बाद 7 लाख का बिल भी उन्होंने वसूल किया, फिर लाश को अहल खाना के हवाले किया। फुरकान के अहल खाना गम से निढाल थे। 6 साल बेटा, उसकी जान चली गई, वो उनके दरमियान ना रहा। उन्होंने बड़े दुख के साथ उसकी तदफीन के इंतजामात की। अचानक बड़े भाई ने देखा कि मैयत के तो हाथ पांव हिल रहे हैं। बस भाई, इसके बाद में घर के दीगर अफराद ने भी कहा हाँ, ये तो हिल रहा है। अहले खाना ने मैयत के करीब जाकर पुकारा तो फुरकान ने आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोल दी। मोहम्मद फुरकान को दोबारा अस्पताल ले जाया गया जहां फुरकान के जिंदा होने की तिब्बी बुनियादों पर तस्दीक कर दी गई। उन्हीं डॉक्टर्स ने तस्दीक की थी जिन्होंने पहले मुर्दा करार दिया था। मुझे लगता है इस बार दूसरे हॉस्पिटल गए होंगे। एग्जैक्टली, जाना भी किसी और हॉस्पिटल में चाहिए था। चलिए वापस आ जाइए, इंडिया से आपको ले चलते हैं थाईलैंड। यहाँ पर छुट्टियां गुजारने वाला एक बरतानवी शख्स सिनेमा में डरावनी फिल्म देखते हुए वफात पा गया। ये एनाबेल होम कम्स होम उसकी बात कर रहे हैं ना। Exactly. बहुत हॉरर मूवी है और जो इसको बनाने वाले हैं ना, उन्होंने ये कहा था कि ये हम बहुत खौफनाक किस्म की मूवी बना रहे हैं। अब ज़रा इसी से मिलती जुलती खबर ये आई कि 77 साल बरतानवी शख्स बर्नार्ड ये सिनेमा में थे, नई रिलीज़ होने वाली इसी मूवी को देख रहे थे, बैठे बैठे इनकी जान चली गई। फिल्म ख़त्म होने के बाद एक खातून ने उनको अपनी सीट पर देखा, वो बिल्कुल बेसुध थे। फिर खातून ने इंतज़ामिया को आगाह किया और उस वक्त खातून की हालत भी बहुत ख़राब थी, खौफ से वो बुरी तरह काँप रही थी। जब एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस के अमले ने इस शख्स को मुर्दा करार दिया और लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब जरा बात करते हैं प्लास्टिक से मुताल्लिक। हमने लास्ट वीक स्पेसिफिकली हमारी स्टोरी है एग्जैक्टली खास स्टोरी है, एग्जैक्टली क्योंकि प्लास्टिक किस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्शन है उसकी, लेकिन उससे आबी हयात किस कदर मुतासर हो रही हैं, खामोश कातिल कहा जा रहा है। और अगर स्टैट्स से करें तो ये कह रहा है हर मिनट 1 ट्रक जितना प्लास्टिक हम समंदर में डाल रहे हैं और ऐसा अगर करते रहे तो फिर सिर्फ प्लास्टिक रह जाएगा और आबी हयात वहाँ तक नहीं रहेगी। हमने तो अपनी सहूलत के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये नन्ही नन्ही मखलूक, इसको इस बारे में क्या पता। बरतानिया की यूनिवर्सिटी है जिसकी तहकीक से ये मालूम हुआ है कि माहीगीर प्लास्टिक के पुराने जाल समुद्र में डालते हैं, ये भी होता है और इसकी वजह से छोटी से छोटी मछली से लेके बड़ी से बड़ी और नायाब किस्म की शार्क्स तक इनकी जाने जाती हैं। मुख्तलिफ अक़साम की रेफिश भी इसमें शामिल है। माहिरीन कहते हैं मरने वाली मखलूक की तादाद बहुत ज़्यादा है जो समुंदर में जाल की वजह से, प्लास्टिक के बोतलों की वजह से, प्लास्टिक के कचरे की वजह से मर जाती हैं। यानी आबी हयात को हम इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस, यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्लास्टिक के जालों की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर उसकी भरमार है।
अब ज़रा जिक्र करते हैं जलजले का। 2 रोज़ के दौरान खौफनाक जलजले ने कैलिफोर्निया को हिला कर रख दिया। 6.4 और 7.1 शिद्दत के जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। गैर मुल्की मीडिया पर खबरें पहुंच जाते हुए न्यूज़ एंकर्स को भी जलजले ने परेशान कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर याद आ गया कि चंद साल पहले जब पाकिस्तान में जलजला आया था तो क्या माहौल था। किरण को भी याद आ रहा होगा, किरण के साथ थे फवाद जैदी, और किस तरीके से खबरें पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा परेशान हुए थे। और वो क्या मनाज़िर आपको ज़रा हम दिखा देते हैं और याद दिलाते हैं कि उसमें हुआ क्या था। बहुत जोर का ज़लज़ला है। बहुत जोर का ज़लज़ला। नो सिख भाई आप तो आए हैं, आप तो आए। अच्छा, बाकी सब जो है वहां से गुजर गए, लेकिन किरण और फवाद भाई वहीं बैठे रहे। किरण नहीं, वैसे सिर्फ हम नहीं, पीसीआर के कुछ लोग भी थे, हमारे उस पर जो कंट्रोलर साहब थे वो भी थे, जो डीएन थे वो भी थे, वो नीचे नहीं गए थे। और इसके अलावा हमारे एक सईद भाई हमारे साथ हुआ करते थे, उनका बाईपास हुआ था और उन्होंने ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल में पहला या दूसरा रोज था। हमने कहा आप दिल का रोग नहीं, दिल के रोग समेत जलजला भी लेकर आए सईद भाई। किरण वैसे मुझे अपना तो बताएं, What exactly were your feelings? दिल चाह रहा था कि बस किसी तरह भाग जाऊं यहाँ से। मैं ना अपनी मम्मा से बात करके नहीं आई थी, उनको हेलो कह के नहीं आई थी, वो गई हुई थी छोटी बहन को छोड़ने के लिए। मुझे पहला ख्याल ये आया कि अपनी मदर से तो मैं मिल लेती, कम से कम उनको मैं फ़ोन कर लेती। उस दिन जल्दी में उजलत में मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे ये था कि अगर ये लाइट, ये छत, कोई एक चीज़ सर पे आके गिरी ना तो बेहोश तो हो ही जाऊंगी, मरी नहीं तो। आप कैच कर लेती किरण। मैं नहीं ना, मैं टीम में जगह बना सकती अगर मेरी कैच करने की ऐसी सलाहियत होती। अगर होती बाकी बात है नहीं। जलजले से एक और भी खबर याद आ गई मुझे। बलूचिस्तान का साहिली शहर है ग्वादर, और यहाँ पर आपको याद होगा 2013 का जब जलजला आया था तो एक छोटा सा जजीरा वहाँ पर नमूदार हुआ, इसका नाम भी रख दिया गया था फिर जलजला जजीरा। लेकिन अब ये जजीरा यहाँ पर नहीं रहा, समंदर बुर्द हो चुका है। 6 साल कबल आने वाले 7.7 जलजले के शिद्दत के बाद नमूदार हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ये गायब हो गया। और तब से लेके अब तक का अगर सफ़र कहें तो वो इन तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। नासा की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं कि किस तरह अब लहरों में वो गायब हो गया है। जलजला को नमूदार भी जलजले से हुआ और अब उसके बाद में ये गायब भी हो गया। समुद्र की तेज लहरों की वजह से कटाव के बायस ये जजीरा अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है और इसकी दरारों से जहरीली और आतिशगीर गैस खारिज हुई। इसके बावजूद ये जजीरा सयाहों और मकामी अफराद के लिए बड़ी कशिश रखता था। 295 फीट और 135 फीट तवील था ये, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। नासा ने अर्थ ऑब्जर्विंग 1 और लैंडसेट 8 सैटेलाइट की मदद से इसकी तस्वीर ली थी। अगर ऐसे वहाँ खारिज हो रही थी, फिर सयाहों को इतना इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए था इस जजीरे में, पर एनीवेज इंटरेस्ट था। कोई बात नहीं, बढ़ते आगे, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन में। वहाँ पे आए रोज़ जलजले आते हैं, सुबह शाम जलजले आ रहे होते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, हम अपोजिशन की बात करें तो ऐसी ही खबरें आती हैं। बट अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट और इदारे जो घेरा तंग करते चले जा रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो अब अपोजिशन भी रिएक्ट कर रही है और मैदान में निकली है। गुज़श्ता रात की बात करें तो उसके जलसे से हमें ये लग रहा है कि अवामी राबता मुहिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें तेज़ी आई है। मरियम नवाज ने मंडी बहाउद्दीन में बड़ा शोर था, बहुत तनकीद की उन्होंने हुकूमत पर। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। हुकूमत ने भी पहले जगह को बदल दिया था, फिर ये होने लगा कि मंडी बहाउद्दीन में इनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। अब जलसा हो ही गया, खूब तनकीद हुई। आटा, दाल, घी, गैस, बिजली सब महंगा हो गया है। अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ने वाले अब ज़रा इस्तीफ़ा तो दें और घर जाके बैठें। ये दावा किया कि उन्होंने कि नवाज शरीफ पहले से ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे, ये भी मरियम नवाज ने कहा। अब इसका जवाब भी आया जी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने नून लीग के पावर शो को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि लीगी रहनुमा और कारकुनान स्टेडियम से निकलकर सड़क तक महदूद होकर रह गए। साथ ही फयाजुल हसन चौहान ने भी पंजाब काबीना में वापसी के बाद एक बड़ा दावा किया और कहा ANF ने 4 साल पहले राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात फरोशी के सबूत चौधरी निसार को दिखाए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने कार्रवाई से उनको रोक दिया था। उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मरियम सफदर रियासत के खिलाफ बोल रही हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का जो बयानिया है ना, वो अलग अलग है, चाहे वो
एक साथ एक स्टेज पर बैठ जाएं, 2 कुर्सियां लगाकर बड़े आराम से साथ भी बैठे होंगे तो दूरियां दिखाई देंगी। ये उन्होंने तनकीद की, इस पर उन्होंने चोट की। एग्जैक्टली इस सब पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल शाम कैसी थी? कल शाम जैसी होती है शाम, ये बताइए कोई कि खास फर्क नहीं। ये मैं क्या मंडी बात बहाउद्दीन की शाम की बात कर रहा हूँ। आपने तो ऐसा बिहेव किया, हमने आपसे पूछ लिया जैसे कि एफबीआर वालों को आपने बताया कि नहीं बताया कि आपने कुछ जमा कराया? मैं तो 20-25 साल से करा रहा हूँ, मुझे एफबीआर का कोई डर नहीं है। अच्छा जी, मेरी तो तनख्वाह से इनकम टैक्स कट जाता है। वो सबकी कटता है। सर कटता सबकी तनख्वाह बहुत से है, वो सारा अलग बात है। कटता कुछ लोग है। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनको भी कहा जाता है कि अब टैक्स तो काट ही रहे भाई, फाइल भी कर दो। एनीवेज सर मुझे बताएं, मंडी बहाउद्दीन की शाम ये किसी को लिए घबराने की बात है? नहीं, कोई डरने डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। तो पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो कोई स्टेबल नहीं हो पाती। मुल्क जो है एक सियासतम इस्तेहकाम का शिकार नजर आता है। और जिस तरह मरियम ने एक जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपने सपोर्टर्स के लिए बना लिया है, जो वीडियो उन्होंने मुतनाज़े वीडियो जारी की है उससे उन्हें एक फ़ज़ा बनाने में मदद मिली है, जिससे वो नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज़ कर सकी हैं। एक उनमें नया जोश व खरोश पैदा कर दिया है और हज़ारों लोगों को लेकर वो मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया और बताया कि अभी भी नवाज शरीफ जो हैं और उनकी अपील है, पॉपुलर हैं और नून लीग की मास फॉलोइंग है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो सेंट्रल पंजाब है उसमें नून लीग सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात तो है। फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कैसे कह रही हैं कि ये तो फ्लॉप शो था, या वाकई आपको भी लगा? वो तो यही कहेंगी। हमेशा ऐसे ही लोग कहते हैं। जो मुखालिफ पार्टी होती है वो अगर 10 लाख का भी मजमा हो तो कहते हैं बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और जो जलसा कर रहे होते हैं वो अगर 10,000 का भी मजमा होता है तो कहते हैं अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर। तो मुझे ये याद है, मुझे याद है, ये लोग कहते थे आके बंदे गिने, वो लोग कहते थे हम आपके दरख्त गिनेंगे। दोनों को नहीं पहुंचना जी बिल्कुल ऐसे ही लाखों है। करोड़ों तक। ये तनकीद ये थी। मुनाजरेबाजी चलती रहती है, ये बयानबाजी जो है ये हमारे ये हमारी पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट है। अच्छा। इसीलिए तो आप देखिए ना, लोग ड्रामा छोड़कर जो है रात को शाम को पॉलिटिकल शोज देखते हैं जिसमें दोनों पार्टीज के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से कल्चर है। अखबार भी भरे होते हैं मुझे थोड़ा सा जल्दी से ना ये बता दीजिएगा कि सिर्फ पीएमएलए नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और दीगर जमातें भी अब कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ में, और जलसे भी होंगे और फला तारीख अहम है, 25 अहम है। उससे पहले ही जो है ना वो फैसला भी हो गया। हुकूमत ने कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रैटेजी अपना ली कि जलसा होने से पहले ही फ्लॉप नहीं हुआ, हिट हो गया। ये सारा माहौल कैसे देखते हैं आप? जी वही है कि एक अदम इस्तेहकाम रहेगा, महाजराई रहेगी, लेकिन हुकूमत को टॉपल ये नहीं कर सकते। हुकूमत टॉपल उस वक्त होती है जब पूरा मुल्क जो है मफलूज कर दिया जाए, उसमें बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो जाए, मार्केट्स बंद हो जाएं और वो बहुत तवील अरसे तक एजिटेशन जारी रहे। जब तक तवील अरसे तक एजिटेशन जारी ना रहे उस वक्त तक हुकूमत को कोई खतरा नहीं होता। जलसे जुलूस जो हैं ये तो जमहूरियत में चलते रहते हैं, अगर उस पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर जमहूरियत कैसे? अच्छा अदनान साहब मुझे ये भी बताइएगा कि जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि जब सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक तो आपको बयान याद होगा, कई साल पुरानी बात है, इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था, लेकिन लगता है कि मरियम नवाज उसे फॉलो कर रही हैं। टोल टैक्स नहीं दिया उन्होंने और उनके बाद किसी ने भी नहीं दिया। हाँ, वो तो शायद समझती हैं कि मेरे अब्बा जी ने ये मोटरवे बनाई थी तो मैं क्यों टोल टैक्स दूं। मेरी तो ये तो वही बात होगी, ये सड़क तुम्हारे अब्बा की, तो कह सकती है। हाँ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन टैक्स के पैसे से बनती है। अबाइडिंग सिटीजन होने की हैसियत से टैक्स देना चाहिए। हर शहरी देता है तो उनको भी देना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान ने इतना, आपने उनका कहा सिविल नाफरमानी, तो इतने अरसे धरना दिया, क्या बना? नवाज शरीफ की हुकूमत तो वो नहीं गिरा सके थे। नवाज शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट ही ने घर भेजा था। तो ये धरने देने से, एजिटेशन करने से ये कोई हुकूमत को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि एक हंगामा आराई रहती है, उससे बिजनेस का माहौल ख़राब होता है, माशी एक्टिविटी जो है वो मांद पड़ जाती है, क्योंकि जो सरमायाकार है वो डरता है, ऐसे डरता है। और ये चीज़ें नज़र आ भी रही हैं कि सरमायाकार परेशान है, वो आके घबरा रहा है। लेकिन लास्टली आप मुझे बता दें, फयाजुल हसन चौहान से मुतालिक जो उन्होंने दावा किया है, राना सनाउल्लाह से मुतालिक के सबूत पहले भी थे और चौधरी निसार ने
नवाज शरीफ को बताया भी था, लेकिन नवाज शरीफ ने मना कर दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने से। इस दावे को आप क्या देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये, और चौधरी निसार को इसकी वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि चौधरी निसार के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि वो क्यों उन्होंने ऐसी गैर कानूनी बात को माना। अगर कुछ था तो उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए था। चौधरी निसार को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल तो ये एक इल्ज़ाम है, एक दावा है, ये एक इल्ज़ाम है और तो वो पेश नहीं कर सकते। सही, और इसकी भी हकीकत सामने आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह से मुताल्लिक है, लेकिन चौधरी निसार को वजाहत देनी चाहिए, इवन नवाज शरीफ को भी देनी चाहिए। अच्छा, वैसे मैं ये कह रही थी कि ये ना काफ़ी मौसम है, तो इसमें कहीं से भी कुछ आ जाए तो क्या हो सकता है। अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आगाज़ दिलचस्प होता है और उसके बाद में आपका गुफ्तगू में करारा तज्जिया भी आ जाता है। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। अब हमारी अहम तरीन खबर, कराची का अहम तरीन मसला, आज का नया दिन क्या है ये तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम करेंगे पानी की तलाश। आपको दिखा रहे हैं। एनीवेज, पानी बिल्कुल। कराची की जब हम बात करते हैं तो पानी का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है कि पानी की तलाश को मारे मारे सब फिरते हैं, लेकिन अब पानी की तलाश से मुताल्लिक जब हम देखते हैं, ड्रिलिंग होती है, उससे क्या हो सकता है, यानी बोरिंग होती है, उससे सिंक होल्स बन सकते हैं और इससे खतरा है, कराची शहर को खतरा है। शहर धंस रहा है जगह जगह से, सिंक होल से आपकी ये मुराद है? इवन समंदर बुर्द हो सकता है, माहिरीन ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि जो बोरिंग हो रही है और जगह जगह पर हो रही है, हर इलाके में हो रही है, कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इसकी वजह से एक और मसला वो ये है कि जो पानी की सतह है वो भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि आपने एक जगह से ड्रिल किया, वहाँ से पानी लिया, उसके बाद दूसरी जगह से किया, यानी थोड़े से फासले पर आहिस्ता आहिस्ता जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो समुद्री तूफान अगर खुदा ना खास्ता आया तो कराची समंदर पर हो सकता है। इस पर रिपोर्ट तैयार की फैसल खान ने, आपको दिखाएंगे। पानी जिंदगी है और इसी जिंदगी की तलाश में कराची के शहरी जमीन खोद रहे हैं। लेकिन बोरिंग से निकलने वाला पानी क्या पीने के काबिल है? इसी पर तहकीक की है जामिया कराची के शोबे माहौलियात के प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म अली खान ने। मैंने कोई तकरीबन 5000 सैंपल अपने इंस्टीट्यूट में एनालाइज किए होंगे कराची के अंडरग्राउंड वाटर पे, और आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि एक वाटर सैंपल भी ऐसा नहीं था जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसमें तमाम ये पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मौजूद, और जो कि डायरिया का प्राइम कॉज है या वाटर बॉर्न डिजीज़ का प्राइम कॉज है। हुसैनाबाद का शुमार कराची के उन इलाकों में होता है जो पानी की किल्लत का सबसे ज़्यादा शिकार है। इसीलिए जब आप इस इलाके में आएंगे तो आपको हर गली में बोरिंग होती नज़र आएगी। हुसैनाबाद के मकीन 50 साला मोहम्मद आरिफ दूसरी बार बोरिंग करवाने पर मजबूर हैं। कहते हैं वाटर बोर्ड की लाइन से पानी आए ज़माना हुआ। आज में 200 फुट जाता है, लेकिन पानी है नहीं। ये तकरीबन एक प्लेट वाले लाख रुपए 80,000 लाख रुपए इधर उधर से जमा करके बेचारे खर्च करते हैं। 240 फुट की थी, 4 इंच की भी, उसमें पानी सूख गया। अभी पानी सूख गया, इसके बाद हम 12 इंच की दूसरी बोरिंग करा रहे हैं, 200 फुट करा रहे हैं। अगर 200 फुट में पानी नहीं आएगा तो हम इसको 300, 250, 300 फुट कराएंगे। मीठे पानी का शहर में बहरान है तो ज़मीन का सीना चीर कर पानी निकालना आम हो गया है। पहले 40 से 50 फीट पर पानी आ जाता था। पहले हाथ पे चलाता मिशन, वो तरपाई होती, मिशन नहीं थी पहले। मैं हाथ पे करके 60-70 पे फुट पानी आता था। अभी पानी आता है 200-250 में, 200-250 कर रहा है, किधर आता है किधर नहीं आता है। भंगोरिया में मैंने उधर काम किया है, 300 हुआ है बोर में। बोर में किया था 450 फुट हुआ था, फिर भी पानी नहीं आया था। बोरिंग के पानी का नुकसान सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि माहौल और ज़मीन पर भी पड़ रहा है। ये सारा जो है ना वो क्ले है, इसको हम जियोलॉजी में कहते हैं ड्रिक क्ले। तो इसमें जब पानी आप निकाल लेंगे तो फिर इसके कोलैप्स होने का ख़तरा हो जाता है। दरख्त की जड़ें एक लिमिट में होती हैं, मैक्सिमम जो 50 मीटर है किसी भी दरख्त की जड़। ज़्यादातर सरफिशियल होते हैं चंद फीट के, जब वो पानी उसके टेबल से नीचे चलाएगा तो दरख्त तो सब मर जाएंगे। चंद एक जगह हो रही थी, अब बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तकरीबन हर घर में और हर महल्ले में चल रहा है। मेरे अपने शायद इलाके में अच्छी खासी मौजूद है। तो जब एक चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
तो नेचर डिस्टर्ब होगी। जब नेचर डिस्टर्ब होगी तो वो यकीनन फिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देगी। माहिरीन के मुताबिक शहरियों की बोरिंग के पानी से वक्ती तौर पर ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन मुस्तकबिल में इसके मनफी असरात सामने आ सकते हैं। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर कराची शहर की सफाई की ठान ली है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत की है कि शहर में जहाँ जहाँ कचरे के ढेर पड़े हैं सबको साफ किया जाए। और यही नहीं, वज़ीर बल्दियात ने एक हफ्ते के दौरान बरसाती नालों की सफाई का भी हुक्म दिया और कहा है कि अगर कंटोनमेंट बोर्ड का कोई अफसर या अहलकार सफाई यकीनी नहीं बनाता तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले वज़ीर आला सिंध इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत दे चुके हैं कि अगर कचरा फैला दिखाई दिया, तजावुज़ात का मलबा कहीं दिखाई दिया या फिर कटे हुए दरख्त दिखाई दिए तो जो इलाके के जिम्मेदार हैं FIR तो उनके अगेंस्ट भी कटेगी, एक्शन तो उनके खिलाफ भी होगा। लेकिन अब सईद गनी साहब ने कहा है कि सफाई को मुमकिन नहीं बनाया जाए, सफाई की जाए, कचरा ठिकाने लगाया जाए, इस जगह से उठाया जाए। तो भाई इसीलिए तो अब हो सकता है उम्मीद जागी है कि शहर में कुछ काम होगा। एक बारी फिर उम्मीद जागी है, ये कहना चाहिए। एनीवेज, जब हम कराची की बात करते हैं, डिफरेंट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चलिए आज एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, ज़िला जनूबी। यहाँ पे बल्दियाती क़यादत जाले रहनुमा के पास है और सदर और लियारी इसी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। लेकिन क्या वहाँ पर सफाई की सूरत बहुत अच्छी है? अच्छी है। इस सब पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद अली हफीज़ ने। अली, वेलकम टू नया दिन। लगता है बहुत साफ है ज़िला जनूबी, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िला जनूबी की बात तो आप करें, कराची की अगर हम बात मजमूई तौर पे करें वहाँ भी सूरत आपके सामने है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है पीपल्स पार्टी की यहाँ क़यादत है, पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट है, 2008 से कंटिन्यू कर रहे हैं, अब 2019 चल रहा है। कोई मिसाली डिस्ट्रिक्ट तो होना चाहिए था ना, मतलब पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती कि भाई डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारे पास है और ये ऐसा है कि आप किसी गली में चले हैं। लियारी पीपल्स पार्टी गढ़ रहा है, माना गुज़श्ता कौमी इंतखाबात में जो है MNA जो है वहाँ से PTA की जीते, लेकिन मगर फिर भी पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप चले मेरे साथ चलें, हम आपको दिखाए भी, हमने रिपोर्ट भी बनाई है। कोई गली एक ऐसी यूसी नहीं डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो ऐसी हो जो पीपल्स पार्टी वाली बात कर सकें। वज़ीर बल्दियात उनके पास है, वज़ारत उनके पास है, CM उनके पास है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उनके हैं, मगर फिर भी ना जाने ऐसा लग रहा है कि बेहिसी का बिल्कुल भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जगह जगह कचरा है, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है और अगर कहीं पर कुछ तोड़फोड़ हुई है तो वो मलबा वहीं का वहीं मौजूद है। ये वो खास तौर पर 3 मामलात हैं कि जिस पे CM सिंध ने हिदायत कर रखी है। देखिए CM सिंध तो जब अभी तो CM सिंध ने तो बैठक बुलाई थी कराची के मामलात में, होना तो ये चाहिए था, वो ये बताते कि 2008 से सूबे में हमारी हुकूमत है, हमने ये काम किए हैं, हमने आवाम को ये रिलीफ दिया है, ये आवाम के लिए काम किया, मगर ये नहीं बता रहे। वो अभी भी जो है कह रहे कि अब ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई, आपको गवर्नमेंट है ना, आप बताएं आपने क्या काम कर रखे हैं। आज भी सड़कें तबाह हाल हैं, पीने को साफ पानी नहीं है, घर से बाहर निकले घर के सामने कचरा है, मस्जिद के सामने सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है, बुजुर्ग खवातीन सब लोग परेशान हैं। कौन मसाइल हल करेगा? ये बस बैठक हो रही है। देखें CM साहब ने इससे पहले भी बहुत दफा ये गुफ्तगू इजलास हुए हैं, इस बार भी कोई डेडलाइन नहीं है, कोई बात नहीं है कि भाई हमारे पास ये 3 महीने हम इसमें सब क्लियर करके देंगे। देखिए कराची शहर में इस वक्त एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ सियासी जमातें हों, शहरी हों, हर कोई एहतजाज कर रहा है। आप कराची में निकल जाएं, लियारी जो पीपल्स पार्टी गढ़ कहलाता था और अभी भी तकरीबन जो है जो बल्दियाती क़यादत है वो तो पीपल्स पार्टी के पास है डिस्ट्रिक्ट साउथ में। कोई एक काम तो बताए, मतलब वज़ीर बल्दियात साहब, अब ये गुज़श्ता जुलाई में जो है इंतखाबात हुए थे, अभी भी इनके पास गवर्नमेंट है सिंध की, तो भाई कोई काम तो बताएं। लियारी वाले पानी की बूंद को तरस रहे हैं, सफाई सुथराई का फुकदान है। अगर आप इसी तरह बात करें बंस रोड, पाकिस्तान चौक, रनछुलाइन गार्डन, तमाम जगहों पे सूरत अबतर है, अबतर। ये मिसाली डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी के पास है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ काम तो ये भी नहीं कह सकते ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो इख्तियारात की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद वहाँ से इलेक्ट हुए हैं। एनीवेज, इलेक्ट अगर नहीं भी हुए तो एनीवेज उनके पास ये वजारत भी है। ये तो एक ज़िला जनूबी, जिस तरह अली ने कहा कि मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल है, लेकिन इससे पहले यानी ज़िला जनूबी की बात करने से पहले जब हम सिंक होल्स की बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है किरण उसका जिक्र हम यहाँ पर दोबारा कर लेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेयर साहब बहुत शुक्रिया, समय का वक्त है। सर, ये कराची में क्या हो रहा है? हमने एक रिपोर्ट चलाई थी बोरिंग का पानी निकालने से मुतालिक। सर, रोकने का कोई कानून मौजूद है या जिसका जी चाहे, जिसकी मर्जी हो वो जमीन को निचोड़ता जाए और इससे ये तो मसला खराब होता जाएगा? मैं समझता हूँ ऐसा कोई कानून मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता हो, मगर इतना मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने परमिशन दी हुई है सब सॉइल वाटर की और बाकायदा उसकी कोई चार्ज भी करती है। कराची में बहुत जगहों पे सब सॉइल वाटर निकाला जा रहा है, मगर इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है इसको चेक करे, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है
वो उस पानी के अंदर वाटर बोर्ड की लाइनें भी मिली हुई हैं जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जा रही हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए जा रही हैं। वो एक आई वॉश हो सकता है। इतना पानी ज़मीन के अंदर अब बचा नहीं है कि वो इतने मोटे मोटे पाइप भर भर के निकल रहे हैं। उसके अंदर ज़रूर वाटर बोर्ड का पानी मिला हुआ है जो कि चोरी हो रहा है। वाटर बोर्ड को चाहिए इसका नोटिस। मेयर साहब, माहिरीन के मुताबिक ये चलता रहा तो कुछ अरसे बाद कराची में जगह जगह सिंक होल्स पड़ जाएंगे। बतौर मेयर ये बड़ी तबाही आपको नजर आ रही है? क्या देख रहे हैं आप? अगर माहिरीन की फाइंडिंग्स हैं ये कि इस तरह से हो सकता है, आई एम नॉट अ टेक्निकल मैन, तो बिल्कुल इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अगर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि कराची धंस सकता है या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गिर सकते हैं, तो ये तो बहुत इससे जानी नुकसान भी हो सकता है, तबाही भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे नोटिस ले। और वसीम साहब, क्या केएमसी के पास कोई इख्तियार है या केएमसी कोई रोल प्ले कर सकती है इस इशू में? नहीं, केएमसी का ना डोमेन है ये, ना इसका फंक्शन है ये कि हम इसको चेक करें। ठीक है, ये तो आपसे गुफ्तगू रही। मोहम्मद अली हफीज़, कराची धंस रहा है, मेयर साहब की गुफ्तगू भी आपकी मुलाकात रहती है मुख्तलिफ अफसरान से, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से, कहीं कोई अवेयरनेस इस सिलसिले में दिखाई देती है? किसी को इदराक है इस सिचुएशन का? देखिए, सिंध के बल्दियाती इदारों को हम बात करें तो बैड गवर्नेंस और करप्शन जो है अपने अरूज पर है। जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं, अगर हम वाटर एंड सीवेज बोर्ड की जिम्मेदारी है कि देखिए क्या हो रहा है, कहाँ खुदाई हो रही है, कहाँ से पानी निकाला जा रहा है। बाय लॉस में भी शामिल हैं वाटर बोर्ड के बाय लॉस में कौन पानी की मतलब जो है, अगर जो भी बोरिंग कर रहा है कोई भी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है अमल दरामद करवाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन आप यकीन जाने ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम के इदारे हैं। कराची वाले इस वक्त जो है बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। लगता है कि बल्दियाती गवर्नमेंट भी है, बल्दियाती हुकूमतें भी हैं, सिंध गवर्नमेंट भी है, लेकिन कराची में तरक्याती काम बस ऐसा लगता है 2005 से 10 तक जो तरक्याती काम हुए, कराची आगे नहीं बढ़ा, कराची पीछे गया, ऐसा लगता है। कराची बहुत पीछे चले गए। यकीन जाने कि पीपल्स पार्टी को ये बताना था कि हमने भाई 2008 से हम गवर्नमेंट करें, सूबे में मुकम्मल कंट्रोल वाटर बोर्ड का हमारे पास है, हमने पानी का ये प्रोजेक्ट K4 मंसूब मुकम्मल कर लिया। K4 को आप देखें, K4 जो है 2007 में साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जो है कंसीव किया। उसके बाद से अब तक जो है वो ऐसा लग रहा है मंसूबा जो है तातुल का शिकार है। कोई इस पे अरबों रुपए का बजट उसमें इजाफा हो गया है, लेकिन कोई नहीं है ना कि क्रेडिट उनको देखें। अभी भी गुज़िश्ता रोज जो है साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल अब एक जमात को भी रन कर रहे हैं, वो सरबरा भी हैं, उन्होंने ऑफर किए गवर्नमेंट सिंध को, पेशकश की है कि ₹1 में जो लोग कहते हैं कि 10 साल में मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा K4, ₹1 फीस में जो है वो 3 वर्ष में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। गवर्नमेंट सिंध को चाहिए तो फौरी तौर पर इनकी पेशकश कबूल करे और एक वक्त भेजे और बोले मुस्तफा साहब आइए आप। बात कहाँ है नगर, वो तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप देखें ना कि उनका कोई वो नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई काम करना नहीं चाहते। अगर होता तो आप देखें वजारत गिन लेना, आप आगा सिराज दुआनी वजीर रहे बल्दियात के, शर्जील मेमन रहे, नासिर हुसैन शाह, कराची के मामला का इनको मालूम ही नहीं है ना, कराची की कौन सी गली में क्या मामला हैं। लेकिन मुराद अली शाह साहब से उम्मीदें तो थी ना लोगों को। देखें, उम्मीदें थी क्योंकि कायम अली शाह एक बुजुर्ग थे, वो तो मतलब उनकी ऐश फैक्टर था, वो इतना वो नहीं थे काम करने वाले। मुराद अली शाह साहब दौरा करते हैं, दुआ कर सकते हैं हम कराची वाले, क्योंकि इतने मसाइल हैं। कराची की माँ बहन पानी की बूंद को तरस रही है, कराची के बच्चे पार के लिए महरूम हैं, कराची की सड़कें तबाह हैं। अगर आप रात को हफीज, यही मसला है, इसी के ऊपर तो हमें बात करनी है और वाटर एक्सपर्ट को अपनी गुफ्तगू में शामिल करना पर बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली हम बोरिंग से मुतालिक बात करें कि वो किस कदर बड़ा मसला हो सकता है। जिस नाली तो कह रहे हैं कि और भी मसाले, लेकिन स्पेसिफिकली बोरिंग की बात करें, अरशद साहब ये बताएगा, ये ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो मुसलसल कम हो रही है, लेकिन पानी की कमी पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि बोरिंग हो रही है और हर इलाके में हो रही है, ये कितना बड़ा मसला पैदा कर सकती है? मैं चाह रहा हूं कि आप इस पर रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको आपके इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, इशू इस वक्त ये कि कराची में तकरीबन 30 से 40% पूरी पॉपुलेशन को वो पूरे जिसे कहते हैं वाटर नेटवर्क में नहीं है। अब ये जब वाटर नेटवर्क में नहीं है एक, और दूसरा जिन जिन एरियो में पानी है, आपको बताऊं कि पानी वहाँ पे कैसे पहुँचता है। आपके पास तो हाल ही जो रजिस्टर्ड कस्टमर हैं वो तकरीबन 1 मिलियन है। अब क्या करते हैं लोग, जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी रेगुलेशन ये जो बोरिंग करा रहे हैं, और बोरिंग का रिजल्ट क्या हुआ है, तकरीबन लास्ट 10 साल से 1 फुट पर एनम के हिसाब से पानी की सतह नीचे गिर रही है। फिर रिचार्ज एरिया आपने कोई मख्तस नहीं किया। जब रिचार्ज एरिया नहीं है, आपकी पॉपुलेशन इंतहाई बढ़ रही है। मलीर नदी
और दूसरा लियारी नदी, ये जो दोनों रिवर्स हैं, देखें ना इसका आपने हाल क्या किया। पहले ये किसी ज़माने में ब्रिटिशर के वक्त में ये रिजर्व हुआ करते थे कि जी यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं करनी, वो एरिया भी आपका सारा इंक्रोच हो गया। अगर इंक्रोच भी हो गया अर्शद साहब, और इवन वहाँ पे आपका सिटी वेस्ट जा रहा है, एग्जैक्टली पॉल्यूट हो गया। लेकिन मैं स्पेसिफिकली समझना ही चाह रहा हूँ सिंक होल से मुताल्लिक। जी जी अर्शद साहब, मैं चाह रहा हूँ अगर आप सिंक होल से मुताल्लिक थोड़ा बता दें हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि और ममालिक ने अमेरिका वहाँ पर भी देखते हैं कि सिंक होल बनने के वाक़यात हैं। तो कराची में आपको क्या लग रहा है, सिंक होल बनेंगे और ये जो खदशा है सिंक होल का, ये बढ़ रहा है? देखिए अभी तक कराची सीवरेज बोर्ड ने इसके मतलब ना तो कोई रेगुलेशंस बनाई हैं, ना इसके ऊपर कोई कंसल्टेटिव मीटिंग की है, और ना रिचार्ज या सिंक होल के लिए कोई किसी किस्म का कोई अभी तक कोई मैकेनिज्म या एक कोई चीज़ सामने आ सके। ये एक और जहां वाटर सप्लाई स्कीम कंप्लीट K4 हो रही है, एक तरफ वो इशू है और दूसरी तरफ है कि कोई रेगुलेशन नहीं है ग्राउंड वाटर्स की। रिजल्ट क्या हो रहा है कि पूरे कराची को इस वक्त वाटर का जो क्राइसिस है इन मेनू में, वो मेरे ख्याल में पूरे कोस्टल सिटी में पूरी दुनिया में किसी जगह पे ऐसा नहीं है। एक बड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है कि देखिए बम्बे में क्या हाल है और कराची में क्या हाल है, तो किस तरीके से उन्होंने वाटर सिस्टम को वहाँ पे इम्प्रूव किया, लेकिन यहाँ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। यहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, कराची बोर्ड और तदारुक इसका कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। भी है, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात को, जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए। दूसरी वजह ये भी है कि सूबाई गवर्नमेंट में मैं करता चलूंगी एक जो बड़ा एक इशू है कि सूबाई गवर्नमेंट में और जिली गवर्नमेंट में कोई जिसे कहते हैं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है और रेगुलेशन नहीं है। थैंक यू अर्शद साहब, साथ आप मौजूद थे। अली आपका भी शुक्रिया। ये सिंक होल से मुताल्लिक हम आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे। और मुस्लिम ममालिक की सबसे मशहूर कही और समझी जाने वाली मवेशी मंडी कराची में सज चुकी है, और कुर्बानी के जानवर कुछ ही ट्रक अभी उतरे हैं, लेकिन कहना चाहिए शहरों के बहुत सारे ट्रक वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर कोई वहां जाना चाह शुरू हो गई है। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जानवरों को देखना चाह रहे हैं। शॉपिंग कर सकते हैं अभी से लेके एंड तक। एनीवे चलते हैं साथ साबरी की तरफ। साथ क्या माहौल है वहां पर? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोराबगोट गाय मंडी में, जहाँ पर 2019 ईद उल अज़हा के हवाले से मवेशी आने का सिलसिला जारी हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पे, अगर मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखा सकें, तो यहाँ पर जो सिंध से आए हुए जानवर हैं वो उतर रहे हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो कंडियारो, नौशेरो फिरोज, सिंध के जो जानवर हैं जिनकी बड़ी वैल्यू होती है वो यहाँ पर उतर रहे हैं और इनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो शायकीन भी हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि ईद उल अज़हा के हवाले से कुर्बानी का शौक़ रखते हैं और ये फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। वो अभी से इस मंडी में जानवरों को देखने के लिए और यहाँ का मुआयना करने के लिए आ गए हैं कि किस तरह के जानवर इस बार आए हैं। और मेरे उल्टे हाथ पे ये आपको नज़र आ सकता है कि इस वक्त पंजाब के जानवर हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें रहीम यार खान और साहिवाल की नस्ल यहाँ पर मौजूद है। जानवरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। उसके साथ साथ जो मवेशी व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर अपने सेटअप को लगा रहे हैं और यहाँ पर आवाम की भी एक बड़ी तादाद है जो कि अभी जानवरों को देखने के लिए ख्वाह वो उनकी खरीदारी के लिए अभी नहीं आए, पर जानवर देखने के लिए कि किस नस्ल के किस तरह के जानवर अभी यहाँ पर आए हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। जी भाई आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं, ईद कुर्बा से पहले की गहमा गहमी वो सब कुछ शुरू हो गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब गहमा गहमी होती है ना तो उसके साथ में सच्ची झूठी खबरें भी आ जाती हैं, वो गर्दिश करने लग जाती हैं। और मैं ऐसी खबर का तस्करा करने जा रही हूँ, जानवरों की खरीदारी भी कैश के बजाय चेक से होगी, कुर्बानी पर टैक्स देना होगा, ये सब कुछ कहा जा रहा है। फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, एक मजाक के तौर पर शेयर हो रही है। और ये देखिए आप मजाक के तौर पर शेयर की और लोगों ने सच मान लिया। लेकिन फिर भी वी डू रेज अ क्वेश्चन कि जब लाखों करोड़ों रुपए के कुर्बानी के जानवर खरीदे जाएंगे और एहतियात से काम नहीं लिया जाएगा तो फिर क्या होगा? यानी किरण एक बंदा अगर लेना 6 जानवर, चलो मुझे पंजाबी इतनी आती थी तो मैंने यूं करके ठीक है, लेकिन FBI की नजर जरूर उन पर होगी ये कहा जा रहा है, क्योंकि अगर FBI
सालाना 2 लाख स्कूल फीस देने वाले वालिदैन को नोटिस भेजने का सोच सकता है, तो क्या लाखों रुपए के जानवर खरीदने वालों को नहीं पूछेगा? यही सवाल ना समा के बिजनेस रिपोर्टर अशरफ खान हमारे साथ हैं, उनसे पूछ रहे थे। अशरफ खान, इसके ऊपर भी होगी क्या नजर FBR की? मैं बताऊं कि जो ओवरऑल इस वक्त FBR जो फोकस किया हुआ है मईशत को दस्तावेज करने जा रहा है, इसमें तमाम चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कुर्बानी की, तो पाकिस्तान की टोटल ओवरऑल जो आबादी 22 करोड़ की है, तो उसमें जो पिछले साल जो की गई थी, जो डाटा मिला था खालों की जो एसोसिएशन है उनसे, क्योंकि खाल जितनी मिलती है 80 लाख जानवर की कुर्बानी हुई थी। सही। अब अगर हम कराची में आते हैं, जैसे कि साथ साबरी बता रहे थे हमारे, तो कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो वहाँ पे एक VIP टेंट लगता है। हर किसी को पता है कि जाके खूबसूरत खूबसूरत जानवर देखते हैं। 30-30 लाख रुपए के जानवर वहाँ पे बिकता है एक। अब यहाँ पे ये हो रहा है फोकस कि ये मईशत दस्तावेज होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जैसे 80 से 100 टेंट लगते हैं VIP जहाँ पे महंगे जानवर बिकते हैं, तो उनको मईशत को डॉक्यूमेंट करने के लिए उनको भी तो कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। FBR वॉच डॉग बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि वहाँ ये कह रहा है कि जो भी एंट्री होती है, जानवर आता है या जाता है, उसकी स्लिप बनती है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जानवर की जो खेप है उसको यहाँ लेकर आना, ट्रांसपोर्टेशन आ गई इसके अंदर, दूसरी जो इसका व्यापारी है, तीसरा कि जो शख्स यहाँ पे बैठा है, और चौथा वो शख्स जो बेचारा वैसी टैक्सेस दे रहा है, जो जानवर खरीद के ले जा रहा है, सब के सब आएंगे। नहीं, देखें जैसे इतना नहीं फैलेगा ये सब। जैसे मैं लेने जा रहा हूँ, तो मैं मेरी इनकम टैक्स जो है सालाना कट रही है, मैं रिटर्न फाइलर भी हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर पे या लाइव स्टॉक पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं तो वो कभी भी टैक्स नेट में नहीं आया। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो पॉलिसी करनी है, कौमी असेंबली में जो बैठे हुए हैं, जो आपस में अभी लड़ रहे हैं, इनको काम करना है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कानून साजी करनी कि एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक को आपको टैक्स नेट में लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि ये अभी तक टैक्स नेट में नहीं है। यहाँ पे दिल ही दुख गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस पे भी टैक्स देना पड़ जाए ना, छोटे से बकरे से लेके बड़ी सी गैया के नहीं, मगर अभी फोकस करें कि जो छोटे मतलब मालियत का है उस पर कोई फोकस नहीं, लेकिन जो बड़ी मालियत का है वो फोकस होने जा रहा है, क्योंकि बातें हुई हैं, क्योंकि 30-30 लाख रुपए का कोई जानवर पहले पता लग जाएगा। जी, ईद आने से पहले बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमारे साथ थे और इस बारे में हमें एग्जैक्टली। लेकिन आज बरसी है ईदी साहब की, तो उनका जिक्र हम यहाँ पर करते हैं। मैं और किरण काए हमने देखा ईदी फाउंडेशन में आप किस तरीके से काम हो रहा है, मिले थे हम बिल्किस साहब से, तो आपको दिखाते हैं हमारा ये विजिट कैसा रहा था। ये मौका है, ये दिन है अब्दुल सत्तार ईदी साहब को याद करने का, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जो उनके हालात थे और जो उनके जाने के बाद के हालात हैं, अब क्या हो रहा है, इस सब के ऊपर आज बात करें और उनके अपनों से बात करें। इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ था, यानी मीठा दर। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस लाश को किसी ने हाथ ना लगाया, उसे कफन दफन का इंतज़ाम भी ईदी साहब ने किया। फिर कोई बच्चा अगर यहाँ पे घोड़े में डाल गया तो उसका ख्याल भी ईदी साहब ने किया। तो ईदी साहब की शख्सियत, उनसे बहुत सीखना चाहिए और स्टिल सीखना चाहिए। द रिचेस्ट पुअर मैन, तो उनकी ज़िंदगी से मुतालिक सीखने के लिए सबसे मौजूद शख्सियत है बिल्किस ईदी साहबा। तो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और देखते हैं कि उनके मिशन में, ईदी साहब के मिशन में बिल्किस ईदी साहबा ने कितना पार्ट प्ले किया और उनके पास कितनी यादें आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप ये तस्वीर देखिए, हम चलते हैं उनके पास। ओके। गर्मी शदीद है, बहुत पतली पतली सड़कों से होते हुए हम इस इमारत में आए और जिनसे मिलने आए अब हम उनके दफ्तर में पहुंच गए। ये बड़ा तारीख़ी, बहुत प्यारा दफ्तर है। यहाँ लोग अपने मसाइल लेकर आते रहे और उनके मसाइल हल भी होते रहे, और ये ना हो पाया तो उन्हें तसल्ली तो मिली। जब तक बाबा ज़िंदा थे, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ज़िंदा थे, उन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की लोगों की मदद करने की। अब उनका मिशन आगे बढ़ा रही हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं, और जो उनके हर सफ़र में शरीक रहीं, अब हम उनके पास आ गए। बिल्कुल, बिल्किस आपा के हम पास आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? यहाँ के जो दर दीवार हैं उनमें ईदी साहब की याद है और उनके बहुत से पैगाम हैं। जिस तरह मैं पढ़ा था कि अ चाइल्ड एम्प्लॉयड इज़ अ फ्यूचर डिस्ट्रॉयड, और इसी तरह बेशुमार मैसेजेस हम यहाँ से मुझे लगता है लेकर जाएंगे, क्योंकि 3 साल गुजर गए। यूँ लगता है कल ही की बात है और यकीन भी नहीं आता, यकीन नहीं आता। और यूँ लगता है कि ईदी साहब हर कमरे में हैं, इस कुर्सी पे, क्योंकि ये उनका ऑफिस। यहाँ से आवाज़ आएगी, यहाँ से आवाज़ आएगी, अभी भी ऐसा हो रहा था। अच्छा,
ऐसा हो रहा था कि ईदी साहब यहीं पर हैं, आवाज़ दे रहे हैं। इतना ज़्यादा याद करती हैं आप उनको, और आपको हर लम्हा ऐसे ही लग रहा होता है कि मैं ना उसी याद में हूँ, उसी खुशबू के साथ में हूँ। अम्मा, पानी लाऊं मैं आपके लिए? पता है, मैं चाह रही थी, हम दोनों चाह रहे थे कि ना हम बहुत बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहे थे, और अगर आप ऐसे रोएंगी ना तो बात नहीं हो पाएगी। मैं तो चाहती थी कि आप हमें थोड़ा सा बताती। हमने तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को बस चलते फिरते लोगों की मदद करते देखा, हमने उन्हें बहुत बातें करते नहीं देखा। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने अगर बहुत सारी बातें अपनी शेयर की है ना, तो वो सबसे ज़्यादा आपसे की हैं। उनका एक पूरा सफ़र है जिसमें आप हमेशा उनके साथ रही हैं, और ये आंसू कितनी बार तो उन्होंने साफ़ किए होंगे आगे बढ़कर। नहीं, अब बाबा बहुत याद आते हैं, पता है इस पूरे शहर को बहुत याद आते हैं। किसको याद नहीं आते, कौन उनको याद नहीं करता। ना उनको याद करते हैं सिर्फ, बल्कि उनका पैगाम, उनका मिशन, जब उनकी लेगेसी की बात करते हैं, ज़ाहिर है आप लोग लेकर चल रहे हैं उनकी लेगेसी को आगे। जब मैं आपसे ये पूछूं, जिस तरह हम इससे पहले बात कर रहे थे, क्योंकि सब मम्मी कहते हैं, सब मम्मी कहते हैं आपको, तो आपने जिस तरह कहा ना कि कुछ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा सेटअप, ये सब कुछ वो बना कर दे गए, सिर्फ इसको कंटिन्यू करना है। तो मैं चाहूँगा, मुझे अब बताएं कि ईदी साहब के जाने के बाद इन 3 सालों में जो मामलात लेकर आगे चलना है, इस फाउंडेशन को आगे लेकर चलना है, उसमें आपको क्या नज़र आता है? लोग उसी तरीके से ताउन करते हैं, उसी तरीके से साथ देते हैं जिस तरह? जी, अवाम बहुत साथ देती है। अवाम का साथ होगा इंशाल्लाह ये फाउंडेशन इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, आपको क्या कह के पुकारते थे? और आप उनको क्या कह के पुकारती थी? हाजी, हाजी अली। ब्यूटीफुल। हम दोनों ने बाय रोड हज किया था। माशाल्लाह। बाय रोड गए थे आप लोग? हाँ, यहाँ से ही गए थे। ओके, वो सफ़र कैसा था? वो जिंदगी का खुशगवार, खुश नसीब। कैसे गए, कितने दिन में पहुँचे, क्या किया? 22 दिन में पहुँचे थे, और ये आप ड्राइवर बन के चले थे और मैं सुपरवाइज़र बन के चली थी। एक काफिला जा रहा था, उसके साथ गए थे। और अब हम लोग जब कोई रोड ट्रिप करते हैं तो गूगल हमारे साथ होता है, हम लोग देखते रहते हैं। तो उस वक्त तो कोई गूगल, कोई मोबाइल, इस तरह कुछ भी नहीं था, नक्शे थे। नक्शे दिए गए थे, कोयटा से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। आप शहर में काम कर रही हैं, करती आई हैं, और यहाँ के मसाइल, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है? हाँ, शहर से अच्छा गांव लगता है आपको? बचपन से मेरी आदत है। मैं स्कूल पढ़ती थी ना, तो एक किताब आती थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो उसमें इसमें था कि आप कोई सीनरी बना के भेजो, आपको इनाम दिया जाएगा ना। तो मैंने अपने हाथ से गांव बनाया, और है ना दरख्त बनाया, झुग्गी बनाई, मुर्गियाँ बनाई, चीले उड़ाई, और नहर पानी की भी निकाली। इसमें मुझे पहला इनाम मिला था 20 रुपये। क्यूट। क्या किया था 20 रुपए का? खा गई। उस वक्त बाबा होते, वो नहीं खाने देते? नहीं, उस वक्त में वो छोटी थी। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर उस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी साहब से अगर आपकी बातचीत होती ना, हेलो हाय होती, तो वो कहते ये दूसरों की मदद पे खर्च कर दो, तुम नहीं खाना अकेली। हज के लिए गए तो उन्होंने इसी तरह किया था। क्या किया था? मेरे को 1000 रियाल दे दिए थे, बोले हज करने आइए ना। मैं बोली हाँ, तो बोले कि 1000 रुपये रखो, जो चीज़ खरीदनी है खरीद लेना। और लोगों को तो देखो, तो सोने की दुकानों में इस तरह सोना ले रहे थे जैसे फ्री में मिल रहा है। तो होता ये लोग कहते हैं वहाँ सोना अच्छा है, अच्छा जेवर बनता है। जमाने में 200 या 300 तोला था। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को सोने की तलब नहीं थी। और है ना, मेरे को तो बच्चों के लिए जूतियाँ अच्छी लगती थी, तो वो मैं ले आती थी, अपनी गाड़ी में रख देती थी। गाड़ी में रख गए थे ना, कपड़े कुछ लिए थे बच्चों के लिए। और ईदी साहब को खुद मुझे बताएं, उनकी दिन भर की रूटीन क्या होती थी? सुबह जल्दी किसी को सोने भी नहीं देते थे, सोते भी नहीं थे, और 3 वायरलेस सेट यहाँ रखते थे अपने पलंग के ऊपर पास, और 2-3 टेलीफोन। मैं बोली इधर क्यों रखते हो? बोले वो हटा के सो जाते हैं, जो बाहर कलर है ना, तो ये सुनते रहते थे। फिर मैंने वायरलेस तो हटा दिया,
फिर फ़ोन भी मैं जब सो जाते थे तो हटा देती थी ताकि ये 2 घंटे आराम करें। बस 2 घंटे सोते थे? मैं भी इनकी मेहनत से सो जाते थे, उनको सोना नहीं होता था, वरना लोगों की इतनी मदद करनी होती थी। भागते थे चलो मैं टोपी पहन के बाहर निकला, किसी ने इंजेक्शन चाहिए, पहले इंजेक्शन नहीं मिलते थे ना, पता नहीं पेथेडाइन इंजेक्शन थे, तो रात को 2 बजे भी कोई लेने आए, कफन दे दो, ये दे दो, गाड़ी दे दो, खुद ही चले जाते थे। ये भीख के बारे में क्या ख्याल था उनका, क्योंकि वो मदद जो है इकट्ठा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बहुत कुछ करते थे, भीख भी मांग लेते थे? नहीं, मुझे कहते थे चलो बिल्किस भीख मांगने जाते हैं, मैं कहती थी मुझे अच्छा नहीं लगता ना जाए। आपको पता है मेरे को बोलते थे भीख मांगने से आजीजी इंसान के अंदर आती है। अच्छा, कहाँ जाते थे? कायदे आजम के बाजार पे बैठ जाते थे। अच्छा, कितनी देर? सुबह से बैठे शाम तक बैठे रहे। रात को कितनी मदद इकट्ठा हो जाती थी अंदाजा? काफ़ी पैसे जमा होते थे। लोग कितने तमाश करते थे? हाँ, रिक्शे वाले, स्कूटर वाले, गाड़ियों वाले। ये उनका ख्याल था ना कि मैं आम आदमी से पैसे लेके आम आदमी की सेहत पे और उसके मसाइल के ऊपर खर्च करूँगा, ऐसे ही था। मम्मी, थैंक यू सो वेरी मच। नया दिन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और सबसे पहले बात करेंगे मिल्क प्राइसेस से मुताल्लिक। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए पर तोड़ ली है। हाजी अख्तर ग्रुप, जिसने पहले कहा था कीमत नहीं बढ़ाएंगे, अब उन्होंने भी कह दिया कि फी लीटर 10 रुपए बढ़ाए जाएंगे। लेकिन रिटेलर्स ने कीमतें बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा घबराते हैं कि हमारे खिलाफ कहीं एक्शन ना हो जाए। शहर में दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसा खदशा है, ऐसा सोच रहे हैं लोग। अप्रैल में गुजर ग्रुप ने दूध महंगा करने का ऐलान किया था, हाजी अख्तर ग्रुप ने मुखालिफत की थी। 3 माह बाद ही हाजी अख्तर ग्रुप ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस इजाफे की गुजर ग्रुप ने भी फौरी हिमायत कर दी, लेकिन लीडर्स ने दूध महंगा फरोख्त करने से साफ इनकार किया और कहा कि सरकारी कीमत बढ़ने पर ही दूध महंगा करेंगे जनाब। इन्हें छापे, जुर्माने और जेलों में जाने का कोई शौक नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया है, डेयरी फार्मर्स सुधर जाएं, दूध की कीमतों में हरगिज इजाफा नहीं होगा, महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और अब जिक्र करेंगे भारतीय रियासत तमिलनाडु की नन्ही स्केटर का, जिसकी जिंदगी मिसाल बन गई है। अपनी मां के हमरा तमिलनाडु के छोटे से गांव में रहने वाली कुमाली मूर्ति स्केटिंग बोर्ड पर कमाल की महारत रखती है, जबकि उसकी मां मछलियां बेचकर अपनी बेटी की ज़रूरत, उसके फ़न को निखारने में जुटी हुई है। वाह, गुज़िश्ता बरस कमाली की कहानी पर शॉर्ट फिल्म भी बनी थी और इस शॉर्ट फिल्म को भी कमाली की तरह, उनकी स्टोरी की तरह खूब सराहा गया। नन्ही स्केटर की कहानी दुनिया के सामने पहुंचने ही वाली है। तमिलनाडु की इस नन्ही स्टार पर बनने वाली शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए नामजद किया गया है। इटली के शहरी का अनोखा शौक भी देखिए, कई ममालिक के अखबारात इकट्ठा किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। इटली से ताल्लुक़ रखने वाले सेर्गियो बोर्डिनी नामी शख्स को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अखबारात जमा करने का ऐसा अनोखा शौक है कि उन्होंने इस शौक की तकमील के लिए, इसको पूरा करने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अखबारात जमा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मामले में अगर कोई ये शौक रखता भी था ना तो उसको पीछे छोड़ लिया। इनके मुताबिक उनके पास 115 ममालिक के अखबारात के 1444 मजमूए हैं। इन्हीं 10 साल की उम्र से ही इस सब का शौक पैदा हुआ था। अखबारात जमा करने के इस जुनूनी शौक की वजह से ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और अब जरा आगे बढ़ते जिक्र करेंगे मशहूर ज़माना टीवी सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स का, जिसका आखिरी सीज़न अपने अख्ताम को पहुँच गया, लेकिन रिकॉर्ड कामयाबियाँ समेटने वाली टीवी सीरीज़ की मकबूलियत कम नहीं हो रही। शिमाली आयरलैंड की ख़वातीन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के मशहूर किरदारों को मुख्तलिफ रंगों और धागों से कपड़े पर नक्श कर दिया और कमाल खूबसूरती से अपने फ़न को दुनिया के सामने रखा। 300 फुट कपड़े पर बुनाई के लिए बुजुर्ग और जवान ख़वातीन ने मिलकर हिस्सा लिया और एक तसलसल के साथ सीरीज़ के मुख्तलिफ किरदारों को कपड़े पर सुई धागे की मदद से उतारा और इसके खूबसूरत बॉर्डर भी बनाए, जिन्हें अब खूब सराहा जा रहा है। देख के हम एक प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं, हमारे पास आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। टोटके की बात हो रही है, प्रॉब्लम की बात हो रही है। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है और अगर आपको ये लगता है कि मैंने बड़ी उजलत दिखाई है इन तक आते आते, तो मैं उसकी रीजन बताती हूँ। मुझे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप प्यारी लग रही है। पता क्यों? पिंक कलर है ना, पिंक कलर। लेकिन आज एक अहम और बड़ा मसला, और वो है गंजपन का मसला। यानी अगर आप बिल्कुल गंजे हो गए हैं या आप गंजे होने वाले हैं या उस प्रोसेस में मेरी तरह बाल गिरना शुरू हो गए हैं, ये बड़ी परेशानी की बात होती है। तो उसके लिए आज ये मेज़ डॉक्टर बिल्किस हाजिर हैं। देखते हैं वो क्या टोटका लेकर आई हैं और कितनी क्विक कोई रेसिपी लेकर आई हैं जिससे बाल गिरना बंद हो जाए। रुक सकेंगे, कुछ हो पाएगा? रुकेंगे भी और वापस भी आएंगे। पहले तो इंटरनल अपना चेकअप कराएं, रीज़न मालूम करें कि बाल क्यों गिर रहे हैं। बाज़ अगर छोटी सी रीज़न होती है कि आपके ब्लड खून की कमी हो रही थी तो बाल गिरना शुरू होते हैं। तो ग़िज़ा जो है अहम रोल अदा करता है। ग़िज़ा को ना भूलें, अंदरूनी इलाज को ना भूलें। मगर कुछ जादुई टोटके हैं जो मैं आज लेकर आई हूँ। बिल्कुल जादुई टोटके। सबसे पहले मैं जामन का जिक्र करूँगी। ठीक है, अगर बाल बिल्कुल नहीं है, आपको लगता है बिल्कुल गंजपन आ गया, जल्द चिकनी हो गई है, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी है और आप नेचुरोपैथी में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए जामन है। और बहुत शुगर के लिए सुना था, इसके लिए पहली बार सुना है। जामन बहुत अच्छा है बालों को रीग्रो करने में, आपकी जो चिकनाई होती है स्काल्प की, इसको ख़त्म करने में। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अभी नहाए निकले और चिप शुरू, जैसे 10 मिनट के बाद चिप शुरू, और ये उनके लिए भी बहुत बेहतरीन रेमेडी है और बहुत इजी रेमेडी है। आपने करना क्या है, आपने लेना है 2 से 3 मतलब कि 4-5 जामन आप ले लें। और मौसम जाने वाला है तो आप क्या करेंगे, इसको पीस कर आप रख लें। मैंने लिया जामन और इसमें वैसे सौंठ का पाउडर डाल दें, अगर नहीं है तो मतलब सूखी अदरक अगर नहीं है तो घर में आपके किचन में अगर ये वाली अदरक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें ले लें। बस इन 2 चीज़ों से आपके गंजपन का जो इलाज है वो मौजूद है इसमें। आपने इसको अच्छा, वैसे भी कहा जाता है कि स्काल्प के लिए अच्छी है अदरक। हाँ, इरिटेंट है वो, मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत तेज करता है। छाइयों के लिए भी बहुत अच्छी है अदरक। अच्छा, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। ये मुझे बताइएगा आप कैसे लगाएं। जी बिल्कुल। तो वैसे हाथों में तो तेज आ रही होती है। पानी डालना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपने इसके बीज भी पीसने। ओके। आपने पूरा जामन लेना है, पूरे बीज। आपने अपने ग्राइंडर का सही तरह इम्तिहान लेना है। नहीं, इसके आराम से पिस जाता है। असल में ये थोड़ा सा क्या होता है कि फ़ौरन इससे निकल आता है। बीज को आप कूट लें, कूट के पीस लें और देखिए कितना थोड़ा सा आपको लेना है। नहीं, ये भी पता चल रहा है। सही बता रही सही है ना, इतना सा लेकर, और आप जहाँ गंजपन है, बाल हो रहा है, बाल चढ़े, उसके लिए भी अच्छा है। आपने ये लिया और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में, इस तरह ये है इसका। लेकिन ये मसाज आपको करना है 10 मिनट्स तक। ओके। 10 मिनट्स तक आपको स्काल्प पे मसाज करना है, पूरे सर पे जहाँ से आपके बाल जा रहे हैं, ये जिनके बाल गुच्छों में गिर रहे हैं, आप 3 दिन कीजिए, इंशाल्लाह चौथे दिन से बाल गिरना कम हो जाएंगे और रुक जाएंगे। डॉक्टर बिल्किस, सर पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना मुश्किल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। कंघी कर लेते हैं ना, कॉमिंग करते हैं ना, आगे पीछे, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह तो अच्छा पूरे सर पे ही कर लें, जहाँ बाल गिर रहे हैं आ जाएंगे। हाँ, सही है। और अगर आपके बाल गिरने शुरू हो गए हैं तो हमारे यहाँ एक गलती मेल मतलब के हजरात करते हैं, वो क्या करते हैं, फ़ौरन कैप पहन लेते हैं कि वो चुप जाएगा। जहाँ उन्होंने कैप पहनना शुरू किया वहाँ से उनका बाल और गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की मिलती है हर वक्त। वो एक उसकी कैफियत में, जैसे जो हिजाब करती हैं ख़वातीन, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मर्द हजरात धूप में जाते, हर जगह जाते, कैप पहनी हुई होती है, और फिर वो कलर भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक। तो उससे फिर मैं उनको कहती हूँ अगर कैप पहनना भी है तो वो कॉटन का पहने, और जो सुराख वाली होती है वो इस्तेमाल करें, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे ऑक्सीजन हाँ, एटलीस्ट। अच्छा, दूसरी घर की किचन टिप जो है वो है अदरक और मिर्चों के बीज। निहारी के लवाजमात खाए। हाँ, लेकिन ये बाल उगाने में बहुत मदद करते हैं। जी, मिर्चों के बीज। जी, मिर्चों के बीज। अच्छा, मैं एक आम तेल को ख़ास बनाना बता देती हूँ आपको। इससे मतलब कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिया है कोकोनट ऑयल। ठीक है, आप कोई भी तेल ले सकते, कोई भी ले लीजिए ना। ठीक है, इसको ले लीजिए। ये हमने लिया कोकोनट ऑयल, तकरीबन 1 कप। सही है। इसमें आप डालेंगे मिर्चें, इसके बीज
घर में जो मिर्चें लगेंगी तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगेंगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट जो है बालों को उगाने में मदद करता है। हम लोग लकी हैं कि हमारे मुल्क में हर किस्म की भी मिर्चें मौजूद है। सही। अच्छा, आपके घर में किचन टिप से बता रही हूँ। कोई भी मिर्च या ये छोटी मिर्च? आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, हरी मिर्च भी ले सकते हैं, गोल मिर्च भी ले सकते हैं। ओके, बेसिकली मिर्च का बीज मिर्च, हाँ, 3 से 4 मिर्चों के बीज आप इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर आप इसमें आंवला, सबको पता है आंवला सिकाकाई बहुत अच्छा है, आंवला पाउडर पिसा हुआ डालेंगे, सिकाकाई पाउडर पिसा हुआ डालेंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सही है। इसमें एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ, शहद। ओके। शहद एंटी फंगल है, आपके फंगस को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। जिनकी खुश्की किसी तरह नहीं जाती हो, आप शहद को पानी में मिक्स करें और लास्ट रिंस के तौर पर लगाएं। आप देखें कि आपके बालों से खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ओके, ठीक है। जो गंज आ रहा होता है इसमें फंगस होती है, तो आ रहा फंगस होता है। भी उसकी एक बहुत अहम कॉज है। और इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून के 1 टेबल स्पून के करीब भरकर शहद। जिस तरह में डाला दिल क्या था यूं करके ना खा जाए। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया। मिर्चों की बात तो नहीं कहा सकता। ठीक है, आपने इसको मिक्स कर लिया और इसको फिर आपने क्या किया, अगर आप चाहें घर से अदरक जो है उसको काट के रख दें, मगर इसको 1 हफ्ते तक रखना होगा, उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल होगा। फिर आपने अदरक, अच्छा 3 चीज़ें, लहसुन, अदरक या प्याज, तीनों में से जो आपको मिलता है, तीनों इरिटेंट है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे जो पसंद है खासकर तो वो मैं जिंजर ही यूज़ करती हूँ। मतलब मैं देख रहा हूँ आपके हर टोटके में ना जिंजर तो लाजमी है। जी, जिंजर है क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। ओके, ठीक है। मुझे लगता था प्याज सबसे बेहतर है। प्याज अगर इस्तेमाल करना है तो नरगिसी प्याज करें। नरगिसी प्याज बहुत कम मिलती है, नरगिसी प्याज कहलाती है, जो सफ़ेद होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कम मिलती है। देखिए ये आपका बन गया। हमने इसमें क्या किया, 3 मिर्चों के बीज डाले हैं, आंवला सिकाकाई का पाउडर डाला है, कोकोनट ऑयल डाला है, शहद डाला है और अदरक। और अदरक अगर पेस्ट बना के डालने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा या इसी तरह डालनी है? अगर सौंठ पाउडर मिलता है तो वो भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भरकर। ठीक है। इसको आपने 1 हफ्ते के लिए रख दिया। उसके बाद आपका ये इरिटेंट और सर्कुलेशन, बालों की सर्कुलेशन को तेज़ करने वाला बहुत अच्छा ऑयल तैयार हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से सर की जड़ों में लगाएं। एक बात याद रखिएगा, अगर ज़ख़म है सर में, अगर ज़ख़म है, अल्लाह ना करे, तो फिर आप ये नहीं लगा सकते। ओके। मगर जिनके सर में बहुत ज़्यादा सोराइसिस है या एक्जिमा है या बाल उसकी वजह से भी कम हो रहे हैं या उसकी वजह से फिर जुएँ भी बहुत हो जाती है, मुझे पूरे उसको टॉपिक को कवर करना है, तो उसके लिए आपके पास है सना के पत्ते। आपने क्या करना है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुश्की है और स्काल्प से खुश्की उतरती रहती है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज़ सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे आपको पसी दाने आ रहे हो, सिर्फ आपने सना के पत्ते लेने हैं। सना के पत्ते हमेशा आपने सुने होंगे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, मगर ये बाल उगाने में भी आपकी मदद करता है। एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है। आपने सना के पत्ते को उबालना है, छानना है, उसमें आप हल्दी और शहद मिलाना है, उसके बाद आप स्प्रे बॉटल में बना कर रखें और सर की जड़ों में लगाएं। तो इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, फंगस के लिए खुश्की बहुत होती है, तो किचन टिप ये है कि चीनी हर घर में मौजूद होती है, हर घर में मौजूद होती है। आपने क्या करना है, अपने आम शैम्पू को ख़ास बनाएं और खुश्की ख़त्म करने के लिए कोई भी शैम्पू आपने लिया, आपने चीनी को पीसा, पाउडर बनाया, आपने उसमें मिक्स कर लिया। मीठा शैम्पू? खाना नहीं लगाना है, तो उससे आपकी स्कैल्प की जो है ना सफाई हो जाती है। अच्छा, और जो मेरी बहनें हैं, काम करती हैं, हिजाब लेती हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक उनको हेयर टॉनिक बनाना बता देती हूँ कि आपने रोज़ वाटर लिया, रोज़ वाटर में आप लेवेंडर ऑयल, रोज़मेरी ऑयल और 1 से 2 जिंजर के ड्रॉप्स डाल दें। तो उससे क्या होगा, उससे आपके बालों में और टी ट्री ऑयल भी आप डाल सकते हैं। 4 ऑयल है, मैं बता देती हूँ किस तरह आपने करना है। आपने लिया रोज़ वाटर और आपने उसमें लेवेंडर ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाले। ओके, ठीक है, चल प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू। दूसरा आपने डाला टी ट्री ऑयल, ठीक है, वाह, सही है। रोज़ वाटर तो वैसे भी अप्लाई कर लो, अच्छा, लेकिन ये आप नहीं, रोज़ वाटर में आप डाल के करेंगे ना, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और रिजल्ट भी बेहतरीन आता है और सर से बदबू भी नहीं आती।
और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जैसे स्काल्प बहुत ऑयली हो जाता है, तो उसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसमें। जैसे मैंने ये जामन का बताया, जैसे मैंने ये वाला उनके लिए नहीं जिनकी स्काल्प ऑयली हो जाती है, मगर ये उनके लिए टॉनिक है। तो ठीक है, आप ये सब 3 देखिए इसको डाला और आपका स्प्रे तैयार हो गया। आप नहा के निकलते हैं, उसके बाद इस स्प्रे का लाजमी इस्तेमाल करें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर खुशबू आ रही है वो अदरक इसमें मैं खुशबू हाँ ठीक है, इसकी स्मेल वाकई बहुत अच्छी है। मैं स्पेशली देखता हूँ ना, जब भी किसी को चीज़ ले रहा हूँ, ये एयर फ्रेशनर में देखो लेवेंडर होना चाहिए। हाँ, वो मज़े की स्मेल है, कामिंग है। यस, वेरी कामिंग। ठीक है, और हर बार यूज़ करने से पहले शेक करना है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल अलग है और एसेंशियल ऑयल्स के अलग है, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका स्प्रे करें आप। इसका स्प्रे करेंगे तो आपके बाल गिरना रुकेंगे और बालों में खुश्की भी नहीं होगी, और उसके बाद आप जो है स्कार्फ ले सकते हैं। ठीक है, तो स्कार्फ नहीं लेती हूँ तभी भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे हो जाए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह यही एसेंशियल ऑयल्स हैं, अगर आपके शैम्पू में आप डालें तो आपका शैम्पू भी बहुत बेहतर हो जाता है। कि मतलब कि ये कुछ टिप्स ऐसी हैं कि होम टिप्स हैं कि आप आपने शैम्पू लाए, आप ये 4 जो है, इसमें जिंजर का मैंने नहीं रखा था, मुझे पता था मैं खोलूंगी और बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी तो इस वजह से मैंने वो रखा नहीं था। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे बाद भी आप लोगों ने प्रोग्राम करना होता है। आप उसको खुशबू में ही रहते हैं। बहुत थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर बल्कीस, आप साथ मौजूद थी और क्विकली आपने ना मैं सॉल्यूशंस दिए और बड़ा ये इंपॉर्टेंट इशू था। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। तो मैंने नोट कर लिया शुएब, मैं लेकिन अभी किरण हमें बढ़ना पड़ेगा। एक अफसोसनाक खबर आ रही है लाहौर से, वो शामिल करते हैं। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले हमने जिक्र किया था नूरुल हसन का, मोटापे का शिकार, जिन्हें इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था। एग्जैक्टली एयरलिफ्ट किया था उन्हें और लेकर गए थे। नूरुल हसन, इनकी 2 हफ्ते कबल सर्जरी की गई थी, निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सादिकाबाद के रिहायशी नूरुल हसन, लेकिन अब इनसे मुताल्लिक़ खबर ये आ रही है कि वो इंतकाल कर गए हैं। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली जड़ ने। अली, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुताल्लिक़। जो सादिकाबाद का नूरुल हसन था, किलोग्राम था और उन्हें 2 हफ्ते पहले ही आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा की हिदायत पर यहाँ लाहौर के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जिनका 10 रोज पहले मोटापे का यानी इलाज किया प्रोफेसर मुआज ने और उनकी टीम ने। उनका जो मैदा था उनका साइज छोटा किया गया था और ये क्लेम किया गया था कि अगले 6 माह में जो इनका वजन है तकरीबन कोई 100 किलोग्राम कम हो जाएगा, जबकि अगर 2 साल के अंदर ये इनका जो टोटल मोटापा है, जब वेट है, वो 100 kg रह जाएगा। लेकिन आज गुज़श्ता रात उनकी अचानक ही सांस का प्रॉब्लम हुआ, जिसके बाद डॉक्टर से बचाने की कोशिश की, ताहम वो जानबर ना हो सके। ताहम एक क्लेम जो डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है, इंतजामिया की तरफ से, वो ये किया जा रहा है कि ICU में एक और खातून भी वहाँ पे एडमिट थी, जिनके जानबर ना होने की वजह से या हलाक होने की वजह से उनके वरासा ने वहाँ पे हंगामा किया, जिससे ये मसाइल क्रिटिकल हुए और उसका असरा दीगर जो पेशेंट्स थे उससे वो मुतासर हुए, जिसकी वजह से नूर हसन भी उसी ICU में मौजूद था, जिसके बहस वो जानबर नहीं हो सका। ये उनका क्लेम है। ताम जो बाज़ाहिर लगता है वो यही हो सकता है कि शायद ऑपरेशन में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं जिसकी वजह से वो जानबर नहीं हो सके। ताम इस हवाले से जो तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी, उसमें ही पता चलेगा कि उनकी मौत की रीज़न क्या है। क्योंकि वो बड़ा खुश था जब उसे यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि 10 साल तक वो बेचारा बेड पे पड़ा था, ना मूव कर सकता था, ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था। तो यहाँ पर जब उसे लाया तो उसका तकरीबन कोई 30 से 35 किलो वजन भी कम हो गया था और अब प्रोटीन के तहत उसका वजन मजीद कम किया जा रहा था और मुख्तलिफ मेडिसिन के जरिए भी अब वो बैठना शुरू हो गया था। डॉक्टर ये क्लेम कर रहे थे कि अगले 2-3 माह में ये चलना भी शुरू कर देगा। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि वो आज जानबर नहीं हो सके। अब अगरचे उनकी अभी डेड बॉडी यहाँ जो लाहौर के निजी अस्पताल है वहाँ पर मौजूद है, अब उसे दोबारा क्योंकि एयर एम्बुलेंस के जरिए ही ले जाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए ही उन्हें लाहौर मुंतकिल किया गया था। अब तमाम इंतजाम देखे जा रहे हैं कि उन्हें किस तरह उनकी डेड बॉडी वहाँ सादिकाबाद मुंतकिल की जाती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जड़, आपने इस सिलसिले में हमें अपडेट किया। एक के बाद एक अफसोसनाक खबर है। फैसलाबाद से भी ये खबर बहुत अफसोसनाक है, आपको दे देते हैं। 4 दिन पहले जिस मासूम सी बच्ची को उसके माँ बाप छोड़ गए थे एलाइड अस्पताल में, वो बच्ची नहीं बची, बहुत बीमार थी। इसी बारे में बात करेंगे। समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी हमारे साथ हैं। शाहीन शहजादी, इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये, बच्ची का बेड खाली है अब। किरण,
बिल्कुल किरण, जो वालिदैन बच्ची की बीमारी का बोझ नहीं उठा सके वो भी ज़िंदगी के बोझ से आज़ाद हो गई है। 4 रोज़ मुसलसल वो यहाँ पर लाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज रही। डॉक्टर्स ने भी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक चूँकि उसकी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी और उसके बाद आज गुज़िश्ता रात उसकी डेथ हो गई और आज उसकी डेड बॉडी जो है वो पुलिस ने लाइड अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट कर दी है। वालिदैन अगर यही 4 रोज़ उसके साथ गुजार लेते तो ये जो बच्ची थी वो माँ बाप भी अपने दुनिया में भी आखिरत में भी सुरखरू हो जाते। MS लाइड अस्पताल के मुताबिक भी कि वालिदैन तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, लोगों की फुटेज भी CCTV फुटेज भी चलाई गई, लेकिन जो बे औलाद जोड़े थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राब्ता किया बच्ची को लेने के लिए, गोद लेने के लिए, लेकिन चूँकि बच्ची बीमार भी थी और ये प्रोसीजर भी नहीं था, इस बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो तफसीलात थी वहाँ पर दी जाना थी। उसके बाद ये बच्ची अगर कोई गोद लेना चाहता तो ले सकता था, लेकिन अफसोसनाक खबर यही है कि बच्ची जो है 4 रोज़ मुसलसल लाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद ये मासूम सी बच्ची 4 रोज़ तड़पने के बाद में चली तो गई इस दुनिया से, लेकिन कई सवालात हैं जो हमारे सीने पर, हमारे दिल पर तड़प रहे हैं ना, हमको तड़पा रहे हैं। हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मुफ्ती साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इसके ऊपर ही। मुफ्ती साहब, एक बच्ची पैदा हुई, बीमार थी बुरी तरह से, माँ बाप छोड़कर चले गए। बच्ची को अगर कोई एक आम आदमी तो सुनेगा तो वो यही कहेगा कि अगर वो उसको गोद में उठाने वाले माँ बाप होते तो बच्ची शायद बच जाती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि पंजाब के सूबे में ज्यादा वाकयात हो रहे हैं कि माँ बाप बच्चियों को हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं होता और अभी एक बच्ची मर भी गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत का, रियासत का कंट्रोल नहीं है कि भाई अगर एक बच्ची माँ बाप हॉस्पिटल में लेकर आए हैं तो उन माँ बाप का नाम, उनका पता, उनकी सब चीजें होनी चाहिए ताकि उनको पकड़ा जाए। इस तरह औलाद को छोड़ के चले जाना ये तो कत्ल की ज़िम्मे में आता है। लिहाजा ऐसे माँ बाप को कतन ये मुजरिम है, तो माफ न किया जाए। और दूसरी वजह हमारे मुल्क के अंदर एक बेरोजगारी भी है। लोग जो है इतने बेरोजगार हो चुके हैं, वो मोहताज हैं, खाने को नहीं है, तो इसलिए भी लोग छोड़ जाते हैं। बहरहाल कसूर तो उन माँ बाप का है जिन्होंने बच्ची को इस तरीके से छोड़ कर गए और वो बच्ची का इंतकाल हो गया। उसके अलावा ये मुतअद्दिद वाक़यात चंद दिन में हुए, तो रियासत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। और कैसे कंट्रोल करे मुफ्ती साहब, कैसे कंट्रोल करे? जहाँ पर सेहत इतनी महंगी है, इलाज इतना महंगा है कि अगर वो ऐसे नहीं सोच रहे थे तो उन्होंने महंगाई को देखते हुए कर लिया। अगर बात यह कि हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा निजाम है वो भी गलत है कि पहले पैसे लेते हैं और उस वक्त तक इलाज शुरू नहीं करते जब तक पैसे न दें। मगरिबी ममालिक में आप चले जाएं तो पहले इलाज करते हैं, बाद में पैसे मांगते हैं। तो ये हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं ये मैं समझता हूँ कसाईयों से ज्यादा बदतर है। इसलिए ये प्राइवेट अस्पतालों पर भी पाबंदी लगाई जाए कि पहले इलाज करे मरीज का, अगर पैसे हुए तो दे दिए, नहीं हुए तो उनके पास वेलफेयर फंड होना चाहिए। और उसके बाद हुकूमत के पास वेलफेयर फंड है, उसके जरिए जो दावा किया जाता है कि मरीजों का इलाज करेंगे, खान साहब ने भी दावा किया, उससे पहली हुकूमतों ने भी किया, तो ये दावा बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ रियासत कसूरवार है। और ये भी फरमा दीजिएगा कि कम से कम ये इतना तो जरूरी था कि उनसे पैसे तलब करने से पहले उनके कवायद तो जान लिए जाते, वालिद से उनका शनाख्ती कार्ड ही ले लिया जाता। वालों की जिम्मेदारी है कि जब एक मरीज आता है उसके पूरे उसके जो लेकर आए हैं वारिस, सही, उनकी कवायद लिखा जाए, उनका फोन नंबर लिखा जाए। अगर वो भागते नहीं तो पकड़ में आएंगे। तो अगर ये जब कवायद भी नहीं लिखे, वो बच्ची को छोड़कर चले गए, उसका इंतकाल हो गया, तो इसमें तो हॉस्पिटल वाले भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले भी जिम्मेदार हैं, आप कह रहे हैं रियासत भी जिम्मेदार है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली उन वालिदैन से मुताल्लिक भी तो बताएं, वो कितने बड़े जिम्मेदार हैं, वो कितने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं? तो है ही जिम्मेदार कि उन्होंने औलाद पैदा इसलिए की कि उसको जो है अगर वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ के इस तरह भाग जाए, वो तो जिम्मेदार है, वो कत्ल के ज़िम्मे में आते हैं। अगर वो बच्चा मर जाता है कि उन्होंने अपनी औलाद पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कत्ल हो गया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर जिसका हम चंद रोज़ पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये कैसे माँ बाप बच्ची को छोड़ के इस तरीके से चले गए थे, लेकिन उसके बाद अगर हॉस्पिटल ने
अपनी कोशिश की भी, लेकिन जैसे मुफ्ती साहब भी कह रहे थे और किरण जिस तरह आप भी जिक्र कर रही थी कि एक वाकई मैकेनिज्म होना चाहिए, कवायफ लिखने चाहिए ताकि एटलीस्ट मालूम तो हो कि जो आ रहा है यहाँ पर, जिस तरह ID कार्ड लेना या दीगर डिटेल्स उनकी लेना, ताकि बाद में कॉन्टेक्ट किया जा सके। बट एनीवेज शायद उन्हें मालूम तो होगा TV देखने के बाद, जब खबर आएगी कि जो नन्ही कली वो छोड़ के आए थे, हॉस्पिटल के हवाले करके आए थे, वो नहीं रही। और वाकई जिस तरह किरण आपने कहा अगर माँ बाप होते, वो संभालते, माँ की गोद होती उस बच्ची के पास, तो शायद वो बच जाती, उस प्यार से, उस ममता से बच जाती। शाहीन शहजादी अब हमारे साथ थी, इस सिलसिले में अपडेट भी कर रही थी, बहुत शुक्रिया शुएब। मैं मौजू को बदल लेती हूँ, मैं एक और परेशानी की तरफ जाती हूँ। आप पानी पीजिए भाई, क्या हो गया है आपको? मैं बताती हूँ ना भाई, आजकल एक बड़ा मसला है, उसकी जानिब मैं ज़रा चलना चाहूँगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस, इनकी जो चालान मुहिम है ना, वो बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये बाइक चलाने वालों पर ज़्यादा भारी पड़ रही है तो गलत नहीं होगा। मकामी हेलमेट बनाने वालों के ऐसे में तो वारे न्यारे हो गए हैं। 10 दिनों में 10 से 12 करोड़ के हेलमेट्स फरोख्त हो गए हैं। तो भाई हेलमेट है ख़रीदना सबके लिए ज़रूरी, जो बाइक चला रहा है। और ये कितना मुनाफा है इसको बनाने वालों के लिए, और कितनी महंगाई हुई है बाइक चलाने वालों के लिए, क्योंकि चालान भी देना है, हेलमेट भी खरीदना है। एग्जैक्टली तो इस मामले पर हम बात करेंगे, क्योंकि कराची में ट्रैफिक पुलिस की चालान मुहिम और इससे मकामी हेलमेट बनाने वालों के जो वायरल न्यारे, जैसा किरण आप भी जिक्र कर रही थी, तो हमें ज्वाइन किया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल असेंबलर्स एसोसिएशन साबिर शेख साहब ने। साबिर साहब, वेलकम टू नया दिन। सर, इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं, ये जो इस वक्त चल रही है और करोड़ों का कारोबार भी चल रहा है, और डेफिनेटली हेलमेट वेयर करने, इट्स गुड फॉर द वन चालान हु भी इज भरो, राइडिंग। हेलमेट भी खरीदो, नया लाजिम है। देखिए, ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो दुरुस्त है कि चालान लोगों के हो रहे हैं, लेकिन एक बात की मैं ये तायद करूंगा कि अगर आपने मोटरसाइकिल यूज़ करनी है तो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है और खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए राइडर की, तो उस पर सबसे पहले जो इशू बनता है वो हेड इंजरी का है। तो ये तो है कि हेलमेट लोगों को पहनना चाहिए, लोग पहनते नहीं हैं। बाकी जो बात रही है कि एकदम ट्रैफिक पुलिस एक इशू बनाती है और लोगों को रोक कर चलान करना शुरू कर देती है, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। ऐसा हुआ था कि पिछले साल अगस्त सितंबर में इन्होंने लोगों के चलान करने शुरू किए। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, सियालकोट में, कराची में लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए के हेलमेट इंपोर्ट कर लिए चाइना से। अब उनके गोदाम भरे पड़े हैं उस स्टॉक से। ऐसे ही लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, पहले 2 होते थे, इस वक्त 23 लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हेलमेट की पूरे लाहौर और कराची में। वो आपकी बात सही है कि एक प्रॉफिट में जनरेट होता है, लेकिन वो इतना बड़ा हेलमेट स्टॉक हो गया। अब ये इन्होंने वो दोबारा शुरू की कैंपेन, तो वो स्टॉक बाहर आ रहा है, सेल में आ रहा है, इस वक्त प्रॉफिट में नहीं है। मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, जो जिनका माल बिक रहा है वो प्रॉफिट पे नहीं है। ये 105 रुपए के डॉलर पे इंपोर्ट हुआ हेलमेट है जो आज सेल कर रहे हैं लोग। अगर आज 164 या 160 रुपए के डॉलर पे इंपोर्ट करेंगे तो इसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा है, वो 1500 रुपये का बिकेगा। इस वक्त चाइना वाला हेलमेट 1000 या 1100 का बिक रहा है, और जो लोकल मेड हेलमेट है वो 600 से लेकर 800 रुपये तक। इन क्या है सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है? लोकल डोमेस्टिक हेलमेट बिक रहा है, वो सस्ता है। मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि वो हमारे लिए महंगा और आपको ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है सर, कोई तो खुश है सर। नहीं, खुश की नहीं है। देखें, जो सच्ची बात आप जिस एंगल से ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, मोटरसाइकिल यूज़र को हेलमेट यूज़ करना चाहिए। हेड इंजरी खतरनाक चीज़ है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या चक्कर होता है कि मोटरसाइकिल यूज़र बहाना बनाता है, गर्मी बहुत है। आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, 180 मुल्कों में मोटरसाइकिलें इस्तेमाल हो रही हैं। मोटरसाइकिल सेकंड जो बैठा हुआ है उसके साथ ट्विन जो उसको भी बैठना है, पिलियन राइडर को भी बैठना है साथ ना, जो ऐसे हेलमेट्स हैं पाकिस्तान में। देखें, अब आपने ज़बरदस्त बात कर दी। हेलमेट्स में यूरो स्टैंडर्ड्स फिक्स हो चुके हैं, 20 साल हो गए। पाकिस्तान में जो यूरो स्टैंडर्ड्स हैं हेलमेट के, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के हेलमेट नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा बायर 1000 रुपये का हेलमेट नहीं लेता। यूरो स्टैंडर्ड का हेलमेट मिनिमम 5500 रुपये का है। लेकिन जरूरी तो वही हो गया ना। असल जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो हेलमेट पहनना चाहिए, तो पाकिस्तान में आता ही नहीं है। पे तो हम कहीं पर भी फॉलो नहीं करते, लेकिन चले एटलीस्ट जो हेलमेट्स मिल रहे हैं वो चाहे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हों या चाइनीज हों, एटलीस्ट वेयर तो करने चाहिए। बिल्कुल पहने। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि जिस आपने भी कहा कि मुहिम का आगाज होता है एकदम से हो जाता है, सर एकदम से तो नहीं होता। ठीक है, पुलिस इसको प्लानिंग करती है, लेकिन फिर इसको रोक देते हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कराची की बात करते हैं, हमने पहले देखा, पहले बैनर्स लगाए गए शारा फैसल पर, इस बार तो उसके बाद कहा गया आप हेलमेट खरीदें, उसके बाद चालान किए गए, एक मैकेनिज्म था। 3 मरहलों में हुआ ये काम। जी, मैं खुद वो 3 मीटिंग आईजी साहब ने मीटिंग की इसके ऊपर, एडिशनल आईजी कराची ने इस पर मीटिंग की, बाकायदा सबको बुलाकर ब्रीफ किया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स को, डीलर्स को, रिटेलर्स को, सबको उन्होंने 2 महीने से ये काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे कोई प्रेशर डेवलप होता है, जैसे अब आपकी खबर है ना जो आज चली है न्यूज़, ये 2 किस्म की है। इसमें एक प्रेशर डेवलप हो गया, उससे रुक सकती है
दूसरा ये है कि अगर हम तो कतन नहीं कह रहे कि रुके, हाँ, इसको ये मुहिम जारी रहनी चाहिए। It's for the health, safety। जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये हेलमेट कंटिन्यू लोग पहने, ये मुहिम कंटिन्यू रहे, अच्छा है। लेकिन इतना हैवी चलान ना करें, क्योंकि मोटरसाइकिल यूजर बहुत गरीब आदमी भी है। 100 रुपए का चलान करें, 200 का चलान करें, या एक नया ट्रेंड उन्होंने ये निकाला है कि जहां जहां चलान हो रहे हैं, ट्रैफिक के 10 आदमी खड़े हैं, तो वहां हेलमेट भी सेल हो रहा है। और जी, वो मुनासिब कीमत की होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 500 रुपए का हेलमेट उसको 1500 का बेचें, वो 600 में। ये भी आप खबर दे रहे हैं बातों बातों में, ये मिली भगत तो नहीं हो रही। जो नहीं मिली भगत नहीं है, वो अच्छी चीज हो रही है। देखें, जो कुछ भी सिलसिला हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और लेकिन सर इसमें द गुड थिंग इज कि प्रॉपर मैकेनिज्म था। पहले कहा गया था कि आप हेलमेट पहने, सेफ्टी, और उसके बाद फिर चालान में। आपकी बात ये भी दुरुस्त है, चालान की कीमत जरा मुनासिब होनी चाहिए। बट एनीवेज सर, इसमें भी जिम्मेदार तो वो राइडर खुद है। आप घर से हेलमेट पहन के आए, लेकर आए, तो आपको चालान नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ आप मौजूद थे। और जिस तरह हम हेलमेट जिक्र कर ही रहे हैं, क्योंकि जब हम हेलमेट की बात करते हैं तो वो आपके लिए और बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली किरण, बाइक पे जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेलमेट होने चाहिए, मुन्ने मुन्ने हेलमेट होने चाहिए। बता दिया, वो चुन्ने मुन्ने हेलमेट भी नहीं है, खातून खाना के लिए भी नहीं है, और अगर दोस्त पीछे बैठा है तो उसके लिए तो कतई नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, और जहां जहां महंगाई होती है उस पर एहतजाज होना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। तो एहतजाज कई तरह के हम आपको बता रहे हैं, अनोखे एहतजाज के बारे में। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती इस बार क्या कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ इन्होंने अनोखा एहतजाज किया। अगर आप ये सोच रहे हैं वीडियो देखकर कि ये गर्मी की वजह से इन्होंने किया, नहीं, ये गर्मी की वजह से नहीं किया, ये इनका एहतजाज है भाई। महंगाई के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया है, खुद ही नहीं, अपने दोस्तों के सर भी इन्होंने मुंडवा दी। किरण, क्या पता उनके बाल गिर रहे हो। उन्होंने कहा आज मैं जरा नया दिन देखता हूँ, टोटका क्या है। एनीवेज, जमशेद दस्ती साहब हमें ज्वाइन कर चुके थे, हम उनसे बात करते हैं। जमशेद दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइए, महंगाई के ओले जो है ना वो पड़ रहे हैं और आपने सर मुंडवा दिया है। बिस्मिल्लाह, बीबी गुजारिश है, इलाके में तो वैसे भी जो है ना गर्मियां भी रहती हैं और पसमानदा भी है और गुर्बत भी है। यकीनन तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्लाह शाहिद है कि गरीब आदमी बेचारा एक वक्त की रोटी के लिए तरस किया, एक वक्त की रोटी छीनी चुकी है। हम मजदूरों की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने कहा एक पुरअमन एहतजाज है, कम अज कम कौम पैगाम तो जाए, कम अज कम कौम इस चीज को देखे तो सही कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। और ये मेरे अखलाकी तकाजे थे, और ये पूरी पाकिस्तानी कौम को, अरबाब इख्तियार को, और हमने सर मुंडवा के पैगाम दिया कि जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, किधर ही गरीबों की तरफ भी तवज्जो दो। जमशेद दस्ती साहब, एक बात बताएं, आपको पता है सोशल मीडिया पर ना कई चैलेंजेस आते हैं कि जैसे ये बॉटल है, इसके लिड को जो है ना नीचे गिराएंगे एक किक के जरिए, उससे पहले कुछ आया, उससे पहले कुछ आया। आपको लगता है ये आपका जो एहतजाज है ना, इसका तरीका इतना हिट हो जाएगा कि मुल्क में गंजों की तादाद बढ़ जाएगी? मैं गुजारिश है कि अपना हमारा जो मिशन था, जो मकसद था, वो दुनिया पे हर रंग का एक एहतजाज होता है। और इस टाइम कौम जो है ना मसाइल का शिकार है, सड़कों पे बैठे चीखो पुकार करे। मेरी एक पार्टी भी है, मैं वर्कर हूँ, मैं 10 साल MNA भी रहा हूँ, दोस्त भी है, मगर हमने कहा कि गरीब आदमी को फिर सड़कों पे जलील करें, कम से कम इस मैसेज पे इकट्ठा करें कि लोग जो है ना इस पे ये पैगाम दें और कौम इस तरफ तवज्जो दे, और ये बात हमारी चली जाए। बाकी तो सोशल मीडिया पे तो हकीकत बहुत कुछ हो रहा है। आपकी आवाज मिला और सर मुंडा है ना। लेकिन मुझे जमशेद साहब ये बताएं, ये प्रैक्टिकल है कि लोग सर मुंडवाते रहेंगे और बाकी हुकूमत कहेगी ठीक है जी हम महंगाई कम कर देते हैं क्योंकि लोग सर मुंडवा रहे हैं? देखो जी, गुर्बत इतनी बड़ी है कि एक तो सर मुंडवाने के 10-15 रुपए बेचारा एक प्लेट खर्च होता है। गरीब आदमी उस महंगाई से, क्योंकि अभी जो है ना नईयों को हमामों पे भी टैक्स लग गया है, कुल्फी पे भी टैक्स लग गया है, इस्वार पे भी टैक्स लग गया है। तो ये इतने टैक्सेस आम आदमी पे कि हम पहले भी बिजली महंगी। जमशेद साहब देख लें कि सर मुंडवाने पे भी टैक्स ना लग जाए। नहीं, अगर ये टैक्स लगा देगा तो फिर हम सर उतार लेंगे और तो कोई नहीं है। फिर यही आखिरी रास्ता है कि फिर अगले उधर वही रास्ता बच जाएगा। अगर इस पे भी टैक्स लगा लें तो बच्चे कि हमने एक पैगाम दिया है और एक पुरअमन एहतजाज है, और पाकिस्तानी कौम इस पे दिलचस्पी कर रही है, और कम अज कम अरबाब इख्तियार जो दावे करके है, वादे करके कम अज कम। तो आपको लगता है पार्लियामेंटियंस को भी फॉलो करना चाहिए, वो भी सर मुंडवा लें? हाँ जी, हाँ, मैंने सबसे अपील की है। मैंने कहा कि ये जरा इस जुल्म जबर और महंगाई के खिलाफ जो है ना कम अज कम ये पैगाम सर मुंडवाए। मैं आपके प्रोग्राम से भी पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील कर रहा हूँ कि ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और जरूर सर मुंडवाए। कम अज कम ये एक मैसेज जाना चाहिए और जरूरत है। सर बिल्कुल फॉलो ना करें के लिए। हाँ जमशेद दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बढ़ते आगे और अब जरा जिक्र करते हैं माउंटेनियर का। 7000 फीट की ऊंचाई हो और इस पर भी इंटरनेट तक रसाई हो। पाकिस्तानी माउंटेनियर साद मोहम्मद, ये उनका ख्याल था किरण, उन्होंने वाकई ऐसा सोचा कि बुलंद चोटियां सर कर रहे हैं और साथ ही उन्हें देसी माउंटेनियर तो कहा जाता ही है, पुरखतर रास्ता हो या जो भी हो, वो चाहते हैं कि वो जाएं लेकिन इंटरनेट तक रसाई भी हो।
ताकि वो पल पल की खबरें दूसरों तक पहुंचा सकें, जो वहाँ के मनाजिर हैं वो दिखा सकें। तो साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ थैंक यू सो वेरी मच। साथ अब करंटली आप किस मिशन पर जा रहे हैं और आप कौन सी चोटी है जो आपने सर करनी है? शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे ऑन एयर लिया। और मैं एक पाकिस्तानी कोपेमा हूँ और इस साल का मिशन मेरा है कि मैंने गैशियब्रम 2, जिसको G2 भी कहते हैं, जैसे K2 है उस तरह G2 है, वो सर करना है। इसका इरादा किया है। ये एक 8000 मीटर की चोटी है। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया में सिर्फ 14 8000 मीटर की चोटियाँ हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में हैं और उनमें से एक जो है गैशियब्रम है। ओहो, अच्छा ये बताइएगा कोपेमाई बड़ा मुश्किल काम है। बेहतरीन मौसम कौन सा है, कितना मुश्किल अमल है ये, कितना टफ है? जी, पहाड़ चढ़ना तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और इसके लिए बहुत हाईली मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। सो यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग। और एक चीज़ है कि हाँ आपको शौक़ है, लेकिन ये एक शौक़ से भी बालातर चीज़ है कि आप अपने आप को तब भी पुश कर पाएँ जब आप अपनी एनर्जी के बिल्कुल आखिरी लेवल पर हैं। ज़बरदस्त। साथ ये भी बताएं, ये जो ख़ास ट्रैकिंग डिवाइस आप लेकर जा रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है? डिवाइस का फ़ायदा ये है कि सैट फ़ोन तो चूँकि एक महंगी डिवाइस है और अगर आपका एक्सपेडिशन ऑलरेडी लो बजट है तो आप बड़े मुनासिब पैसों में बाकी सारी दुनिया से कनेक्टेड हैं, अपने चाहने वालों से कनेक्टेड हैं और वाया सैटेलाइट आप ट्विटर पर और अपने फेसबुक पेज पर भी अपने लोकेशन को, अपनी प्रोग्रेस को आप पोस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन। और नए कोपेमाओं को क्या पैगाम देंगे आप? नए कोपेमाओं के लिए ये पैगाम है कि इसको बड़ा ग्रेजुअली लेके चलें। ये पॉसिबल नहीं है कि आप सोचें कि हाँ मैंने K2 या एवरेस्ट चढ़नी है और मैं इसी साल या अगले साल उसको मैं चढ़ जाऊंगा। ये एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। उसमें आपको 5000 मीटर, 6000 मीटर, फिर 7000 मीटर की चोटी सर करनी है और उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं कि हाँ अब मैं 8000 मीटर की चोटी चढ़ सकूंगा। सो टेक इट ईजी, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, मैं अभी तक ना आपके मेंटली स्ट्रांग होने वाली बात के ऊपर ना अटकी हुई हूँ। कोपेमा आप, मोटिवेशनल स्पीकर आप, मल्टी टैलेंटेड आप, या आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? माउंटेनियरिंग आपको, कोपेमाई आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं जो आप माउंटेनियरिंग से सीखते हैं। हत्ता के बिजनेस स्कूल्स में पूरी केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं जिसमें माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व है। सो अगर आप अच्छे कोपेमा हैं और आप अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं तो आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं और स्टोरी टेलिंग ही है जो कि आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनाती है। अच्छा, और साथ कौन कौन सी चोटियां सर कर चुके हैं और दुनिया के किस पहाड़ को सर करना चाहते हैं, ये तो मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैसेज आप अगर देना चाहें कौम के नाम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने शो पर अपने ख्यालात के इजहार करने का। एक बात मैं मज़ीद कहता चलूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने पैशन को परसू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ही मज़ा आए कि आपके पैशन के साथ आपके मुल्क का नाम भी रोशन हो और आप अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज के लिए कंट्रीब्यूट करें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ मौजूद थे, जिस तरह आपने कहा ना कि मोटिवेशन आप दे भी रहे हैं और आपको ज़ाहिर है खुद मोटिवेशन मिलती भी है और ज़बरदस्त बात थी। वैसे अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, एक वक्त में रोज़ाना वर्जिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका वज़न कम हो सकता है, घट सकता है। माहिरीन के मुताबिक वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है? रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करना, और फिर आपको मिल सकते हैं इसके बेहतरीन नताइज। वर्जिश के लिए मुनासिब वक्त का तयन कर लेना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। साइंसी जरीदे ओबेसिटी में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तहकीकारों ने उस वक्त का दुरुस्त तयन करने के लिए तहकीक की है जिन औकात में वर्जिश करने से वज़न में दीगर औकात के मुकाबले में तेज़ी से कमी आती है।
तहकीक के लिए 400 के लगभग वजन की ज्यादती के शिकार अफराद ने हिस्सा लिया। एक ग्रुप को किसी भी वक्त वर्जिश करने की इजाज़त दी गई, एक्सरसाइज करने की इजाज़त दी गई। दूसरे ग्रुप्स को सुबह, दोपहर या फिर शाम में से किसी भी एक वक्त को मुंतखब करना था। जो ग्रुप दिन में किसी भी वक्त वर्जिश कर रहा था उनके वजन में कमी तवक्को के मुताबिक नहीं हो पा रही थी, और दूसरी जानिब वो ग्रुप जिसने अपनी एक्सरसाइज के लिए दिन भर में से किसी एक वक्त का इंतखाब किया वो फिर रोजाना उसी वक्त पर एक्सरसाइज करते रहे। ऐसे लोगों के वजन में हैरान कुन और वाज़े तौर पर कमी देखी गई, यानी आप में जो चेंजेस आए वो दिखाई भी दे। जब टाइम मिले कर लें, चेंज द पैटर्न। हाँ, जब टाइम मिले कर लें वर्जिश। ठीक है, रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे बट मिलेंगे तो सही। फिर आप आप डिप्रेस भी नहीं होंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। और जब हम ये बात करते हैं कि रिलैक्स रहेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, तो स्पेसिफिकली आज हम इसकी बात करते हैं कि डिप्रेशन किस कदर बढ़ता जा रहा है और ज़हनी तनाव इसकी वजूहात क्या हैं, काबू कैसे पाया जा सकता है डिप्रेशन पर, एंग्जाइटी पर। तो मैं ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात माहम बानो साहिबा ने, उनसे हम बात करेंगे। माहम साहिबा, वेलकम टू नया दिन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही पर्टिनेंट सब्जेक्ट है, जहनी तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, उलझन का शिकार। बिल्कुल कम कैसे किया जाए? क्या इसको नापा जा सकता है? बिल्कुल नापा जा सकता है। मेरे पास आज मौजूद है, और जो भी आप में से वॉलंटियर करना चाहे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शो यू। आप चाहते हैं आवाम को पता चल जाए कि हम कितने डिप्रेस रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि इस वक्त WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है स्ट्रेस जो है वो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बन चुका है, यानी इतनी तेज़ी के साथ स्ट्रेस फैल रहा है दुनिया भर में। और इसके हिसाब से अगर हम कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 44% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है। स्ट्रेस में आ गए। शुएब मैंने उनको ऐसा काम थमाया ना, ये मेरे लैपटॉप नहीं है, नहीं लग पाएगा, भगा देती हूँ मैं इसको। अच्छा, वैसे ना ये आपकी बात थोड़ी सी रुक रही है, लेकिन मुझे ना आप थोड़ा सा ये बताइएगा, बेरोजगारी है, लोगों बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे, बच्चों को पेरेंट्स से शिकवा, ये हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। लोग वर्क प्लेस पर होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टास्क पूरा करना है, डांट नहीं पड़ जाए, झाड़ नहीं पड़ जाए, मेरा साथी कोऑपरेट करे बराबर मेरे साथ में, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सारी चीजें जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो हमारे इख्तियार में टूट रही है ना आपके, लेकिन मैं फिर भी ना एक जुमला और मैं कहना चाह रही हूँ। आजकल एक नया स्ट्रेस भी है ना, एक नया टेंशन भी है, कहीं ऐसा ना हो इस सांस पे टैक्स लग जाए। स्ट्रेस पे नहीं लग रहा, टैक्स बाकी सब पे लग रहा है। प्लीज। एग्जैक्टली। तो स्ट्रेस मैं आपको ये बताई थी कि स्ट्रेस जो है वो इनएविटेबल है, क्योंकि ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। कोई भी चीज़, कोई भी बात जो कि आपको अपने हिसाब से नहीं लग रही है वो आपके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है, ठीक है। अब बात यह आती है कि क्या इसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस ज़िंदगी में हमारे पास सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वो है हमारी सेहत, जिसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। और सेहत में ख़राबी का जो सोर्स है वो स्ट्रेस है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे अहम ये बात है आज के दिन जानना कि क्या हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, क्या हम अपनी सेहत को खराबी के इस बायस से जो कि रूट कॉज है स्ट्रेस, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं ये जानूंगा आया कि हमें स्ट्रेस है भी कि नहीं। जब कहा जाता है कि हर तीसरे शख्स को, तो मेरा ख्याल टेस्ट की तरफ पड़ जाते हैं। बहुत अहम सवाल है। देखिए, अमूमन लोग ये समझते हैं या ये कहते हैं, जैसे हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। कोई भी चीज़, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे काम के हवाले से डेडलाइन हो, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे बिल भरने की तारीख आ चुकी हो, चाहे बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हो, चाहे प्रोड्यूसर सख्त हो, चाहे शो को बिल्कुल सही तरीके से लेके चलना हो, ऑफ कोर्स। तो ये वो सारी चीज़ें एक दिन के अंदर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सुबह से शाम तक में कितनी चीज़ें जो है आपके हिसाब से नहीं हो रही। और ये वॉलंटियर है, मैं बता रही हूँ आपको पहले। मेरा ख्याल है बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं आज के स्ट्रेस कितना है। गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स ये है कि टेक्नोलॉजी, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज डिजाइन कर ली हैं जिसके जरिए से आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। पहले चेक करते हैं, खुदा न खास्ता का स्ट्रेस आ गया तो फिर हम उसे मैनेज करने की तरफ जाएंगे। आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता ना। मुझे खुद भी डाउट है, तो क्या करना है इसके लिए? यहाँ ये है कि आपको अपने या तो इस तरफ आप शिफ्ट हो जाइए। ओके, ठीक है। सेंसर आप अपने एयर लोब पे लगाएंगे, क्लिप करेंगे। वॉलंटियर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली
सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इस वक्त मौजूद है जिसके ज़रिए से हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारा स्ट्रेस का लेवल, स्ट्रेस बेसिकली की क्या है, अंदर आपकी डिस्टर्बेंस का होना, ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है तो आपकी बॉडी में एक सर्टेन केमिकल रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड कोर्टिसोल। लगता है दूर हो। वो कैमरा वाले भाई कह रहे हैं कि इस पे लगा लें। अच्छा ठीक है, आप लगा लीजिए, रीडिंग थोड़ी सी वो हो जाएगी but it's okay। और थोड़ा सा अगर आप ना ये लैपटॉप को कैमरे की तरफ कर दें ताकि सॉरी दैट वे है। ओके, मैं चाहता हूँ दुनिया जान ले आज कि मोहम्मद शुएब कितने स्ट्रेस में रहते हैं और आइंदा मुझे स्ट्रेस कोई देने की कोशिश ना करे, कोई भी, एंड आई मीन इट। मैं करूँगी। तो ब्राइटनेस बहुत कम है वैसे, ये भी इसलिए कि स्ट्रेस ना लें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे अंदर स्ट्रेस का क्या लेवल है, कितना ज़्यादा, और स्ट्रेस मतलब अंदर आपकी डिस्टर्बेंस का होना, जब आपका ब्रेन, जब आपकी पूरी बॉडी में होता है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो जब आपका जो ब्रेन और आपकी बॉडी है वो आपस में बैलेंस में नहीं होती, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो आपके अंदर बेसिकली स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस पाई जाती है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पे ये मेरे पास इस वक्त जो रीडिंग आ रही है वो मेरे पास 100%, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, अगर स्क्रीन की तरफ हम लैपटॉप की स्क्रीन को देखें, 3 हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, एक रेड में रीडिंग आ रही है, दूसरा हमारे पास ब्लू की रीडिंग का ऑप्शन है और ग्रीन की रीडिंग का ऑप्शन है, कलर वाइज इंडिकेट किया है, लो, मीडियम और हाई में, ठीक है। रेड में जो रीडिंग आ रही है यानी लो है, इसका मतलब है कि अंदर डिस्टर्बेंस मौजूद है शुएब के जी, ठीक है। कितनी? अब इस वक्त मेरे पास तो 100% ही आ रहा है, ठीक है, यानी डिस्टर्बेंस 100% है। ये तो 100% डिस्टर्ब करने वालों में से, ये क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, 100% डिस्टर्ब हूं मैं। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देती हूँ। देखिए, हमारे जैसे मैंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि उन्होंने इस तरह के तरीक़ेकार, एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजीज़ डिज़ाइन कर ली हैं जिसके ज़रिए आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और जो बहुत सिंपल है करना। अगर हम चाहें पहले मैं चाह रहा हूं, वो स्विच, अभी वो शिफ्ट देख सकते हैं। लेकिन मैं सॉरी, मैं समझा नहीं इस बात को। शिफ्ट मैं ये कह रही थी कि देखें, इस वक्त अगर हम स्ट्रेस में हैं तो इसका मतलब है अंदर हमारे डिस्टर्बेंस मौजूद है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कि इस वक्त आप एक लाइव शो कर रहे हैं और आपके अंदर ये बात चल रही है कि एवरीथिंग गोज वेल, सब चीज़ें सही से हो जाए। मैं कितने अरसे से कर रहा हूँ इसको, तो मैं इतनी टेंशन लेता ही नहीं हूँ। हमें ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा ना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम टेंशन नहीं ले रहे हैं या हमारे अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैक ऑफ द माइंड आपकी चल रही होती हैं और वो आपके अंदर डिस्टर्बेंस का सबब वेरी गुड टीम, इस ये प्रोग्राम पे तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आता है सबका। इसमें कुछ और हो सकता है क्या? इसमें कोई वो नहीं है कि ये बहुत बुरी बात है या गलत बात है, जैसे मैंने अपना दिल रख रही हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, मगर ये 100% बहुत अलार्मिंग है। हाँ, ये बताएं, बाकी ये अलार्मिंग है, लेकिन खुल के बात करें, कोई मसला नहीं है। अलार्मिंग इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है, अलार्मिंग इस लिहाज से क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि साइंस के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक इस वक्त 90% से ज़ायद जो बीमारियां हैं उसका रूट कॉज स्ट्रेस है। डॉक्टर के पास जाने की जो वजूहात हैं उसका रूट कॉज स्ट्रेस। अच्छा, ये मैं आपकी बात से ही बात को बढ़ाऊंगा कि मैं चंद दिन पहले गया डॉक्टर के पास, मेरी आई साइट का कोई इशू था। जब मैं गया उन्होंने आई साइट चेक किया, उन्होंने कहा आपका विजन 6/6 है, लेकिन मैंने कहा मैं तो सही फोकस नहीं कर पा रहा, ब्लर आया। उन्होंने कहा इट्स बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी आईज स्ट्रेस्ड हैं। ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी कि डॉक्टर मुझसे सवाल करे कि आर यू स्ट्रेस्ड, क्या आप स्ट्रेस लेते हैं और उसका इम्पैक्ट मेरी विजन पे या मेरी आई साइट पर है। आपकी बॉडी की हर उस पे, मतलब आप ये देख लीजिए कि जितना आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी। इम्यून सिस्टम क्या है? आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी बीमारी का वो बॉडी का अपना निज़ाम जो कि आपको बीमारी से, इन्फेक्शन से दूर रखता है। तो इवन नज़ला ज़ुकाम का होना, इन्फेक्शंस का होना, इट कुड बी आई इन्फेक्शन एज वेल, से लेके डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ये इस सब से तो बचना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब प्रोग्राम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आगे एक सेकंड, मैं ये आगे 50-50 क्या आ गया? 50-50 क्या है? 3367, व्हाट्स दैट? जी, अभी मैंने ये किया है कि हमने बेसिकली इसका आपको ऑन अ वेरी मिनिमम लेवल पे मैं लेके गई हूँ इसको कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। अब मैंने मिनिमम लेवल पे इसको कैलिब्रेट किया है, तो अब मेरे पास रीडिंग जो है वो आपकी बेहतर आ रही है, यानी कि 67% अंदर सुकून है,
ओके है और 30 तो आपने बातों में मुझे सुकून दिया किरण। नहीं, मुझे लग रहा है आप रीजन तक पहुंच गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एक अनट्रेन्ड शख्स जो है वो ये बात नहीं जानता कि अगर वो स्ट्रेस में है, अगर वो कोई भी बातों से बॉदर कर रही है, परेशान है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आजकल लोगों का पेशेंस का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो किस तरीके से आप जो हैं अपने आप को एक पुरसुकून कैफियत में शिफ्ट कर सकते हैं। अनट्रेन्ड पर्सन ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुद को ट्रेन कर लें अब ये बहुत जरूरी है, तो ये आप कर सकते हैं। ये मैं कर भी सकता हूँ। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि आप खुद कर सकते हैं। किरण, जब मैं गया डॉक्टर के पास और स्पेशली जब आई साइट की मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं स्ट्रेस तो नहीं लेता। तो उन्होंने कहा कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब ज़ाहिर है मैं ज़्यादा करता हूँ, सुबह दोपहर शाम, और मेरा स्मार्टफोन का यूजेज बहुत ज़्यादा है। और हम किरण रोज़ाना जब बात भी करते हैं शो में, जब हम बच्चों की बात करते हैं कि आपके बच्चे जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, बिकॉज आप यूज़ कर रहे हैं, बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं। अब इसके हल की तरफ बढ़ना चाहिए। और डॉक्टर ने भी किरण मुझे कहा कि आप ना स्मार्टफोन का इस्तेमाल कुछ कम करो। मैंने ऐसा कैसे मुमकिन है? स्मार्टफोन तो मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं भी इसमें कोई दिन का मेरे ख्याल में 40 मिनट्स तो मैं गुजार ही लेती हूँ ऑन एंड ऑफ। इससे कैसे स्ट्रेस हो सकती है? ये इतना हावी कैसे हो सकता है? कमाल करते हैं आप। हावी होता है किरण, हावी होता है तभी तो नजर आया ना। आप देखें कि अब जब रीडिंग आ रही है मेरी 100% और उसके अलावा डॉक्टर मुझे कह रहा है आप स्ट्रेस ले रहे हैं। साफ कहिए आपसे मैनेज नहीं हुआ। कह सकते हैं मैनेज नहीं हुआ। किरण, वही मैं ये बात कह रही हूँ कि एक अनट्रेन्ड शख्स जिसने सीखा हुआ नहीं है, नहीं जानता, तो सीखते हैं, एक ट्राई करते हैं किरण, ये कर ले। मेरा ख्याल है कि वो ट्राई करने के लिए मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड। तो लेट्स बी दैट चेंज। अगर ये स्मार्टफोन वाकई ज़हनी तनाव का बाइस बन रहा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं और स्पेशली मेरी बेटी बड़ी, वो अक्सर फ़ोन यूज़ करती है और मैं सोचता हूँ कि फ़ोन यूज़ क्यों करे, मुझे इससे हटाने के। जब मैं खुद फ़ोन यूज़ करूँगा बैठ के, मैं खुद फ़ोन यूज़ करूँगा लेट के, तो मेरी बेटी भी वो फ़ोन यूज़ करेगी और उससे उसकी आई साइट भी ख़राब होगी, वो खुद स्ट्रेस भी लेगी। मैं करने ही जा रहा हूँ किरण के इट कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, बट राइट नाउ मैंने डिसाइड किया है, लिटरली मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्मार्टफोन का यूज़ बंद कर दूंगा। अरे इम्पॉसिबल है किरण, मैं करूँगा किरण, मैं वाकई स्मार्टफोन का यूज़ बंद करूँ राइट नाउ। मैं ये स्मार्टफोन बंद करूँ। ईमेल अगर चेक करने होगी तो मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ईमेल का यूज करते करते मैं बाकी चीजें भी इस्तेमाल करूंगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये बताइए फिर हम लोग आपसे कनेक्ट कैसे रहेंगे? हमें एक मीटिंग कम पड़ती है और हमको आपको दोबारा से ढूंढना पड़ता है। इतनी बार तो मुझे आपको मैसेज करना पड़ता है, कहाँ है किरण? मैं रियल कल के टॉपिक के ऊपर बात करनी है। मैं रियल स्मार्टफोन लूंगा, छोटा वाला स्मार्टफोन लूंगा, यानी वो एंड्रॉइड नहीं होगा। 1 मिनट, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद स्मार्ट बनूंगा विदाउट स्मार्टफोन। हमारी मुश्किल बढ़ा रहे हैं इस तरह नहीं, मुश्किल बढ़ेगी। अगर मेरी बेगम ने मुझे कहना होगा ना कि धनिया लाना, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, 4 फ्लोर ऊपर चढ़कर आएंगे, पता चलेगा तब आपको कि मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं। मैसेज देखूंगा। अगर वो छोटा फोन होगा तो जाहिर है उसमें कम मैसेज आएंगे, कम कॉल्स आएंगे, मैं उसे देख लूंगा। अक्सर ऐसा होता है सुबह उठ के मैं व्हाट्सएप जब यूज करना शुरू करता हूँ, मेरे 10, 15, 20, 25, 24 मिनट जो है ना उसमें निकल जाते हैं। तो ये मैंने फोन ऑफ कर दिया है। मैं ऑफ कर रहा हूँ किरण, मैं आज से स्मार्टफोन छोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं छोड़ रहा हूं भाई, कितने दिन के लिए? लिए? फाइन, लेट्स ट्राई इट फॉर अ मंथ। इस एक मंथ में रोजाना मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन छोड़ने से मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ, विड्रॉल सिम्टम्स आए तो कैसे, और इससे क्या मुझे फायदा हुआ या नुकसान। और आप में से कोई मेरा साथ दे सकता है। आप भी स्मार्टफोन छोड़े, बताइए कि क्या उससे आपको फायदा हुआ या ना हुआ। और मैं इस दरमियान ये पूरी कोशिश करूंगी कि ये वापस स्मार्टफोन पर आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप फेल हो जाए। बाउंड्रीज आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। अभी यूएस में जो है वो रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 8 से 11 साल के बच्चों को स्टडी किया था। तकरीबन 4,500 बच्चे और उनके पेरेंट्स को उन्होंने सर्वे किया, स्टडी किया, और इस स्टडी का नाम था ABCD, दैट इज एडोलेसेंट ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें उन्होंने ये देखा कि ये जो बच्चे हैं 8 से 11 साल की उम्र के, ये रोज़ाना स्क्रीन पे कितना टाइम गुजारते हैं, रोज़ाना फिजिकल फिटनेस कितनी कर रहे हैं और रोज़ाना नींद कितनी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद जो एक्सपर्ट ने गाइडलाइन दी, उन्होंने ये देखा कि एवरेज एक बच्चा 3.5 घंटे स्क्रीन के सामने गुजारता है, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो। मैं ये चाहती हूँ आप पर्टिकुलरली शोएब के ऊपर बताएं, ये टफ टास्क होगा, फायदा होगा मुझे इससे बहुत फायदा होगा। प्रॉब्लम्स क्या आएंगे इनको?
कोई इससे तो फायदा ही होगा, प्रॉब्लम तो कोई सिर्फ फायदा होगा। और ये एक नशा है जो आपने छोड़ना है, क्योंकि किरण एडिक्शन है, क्योंकि जो आपको नशा हासिल होता है ना वो आपको इससे हासिल होता है, क्लिक 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 वो एक बज़ मिलता है। क्यों हम इसको नहीं छोड़ सकते? क्यों हमारे लिए इतना मुश्किल है? क्यों हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन को देखना होता है? सुबह उठते साथ, रात सोने से पहले, आप कहीं जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप इवन शो के दौरान अक्सर फोन यूज करते हैं। तो आज से मैं स्मार्टफोन छोड़ रहा हूं और कल से रोजाना आपको बताऊंगा कि आज मुझे फायदा हुआ, नुकसान छोड़ पाया या नहीं छोड़ पाया। तो आपने फॉलो करना है, और कैसे फॉलो करना है आई डोंट नो, क्योंकि मैं कहीं अपडेट तो नहीं करूंगा इससे मुताल्लिक। मैं कर दूंगी, हम आपको बताएंगे इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। तो भाई कल मिलेंगे और खास तौर पर इनके इस स्मार्ट मूव के बारे में आपको अपडेट रखेंगे। नहीं चाहिए फोन, ये आपका हुआ।